सर। अच्छा, जिनका पहले बात करूंगा, कितने ऐसे लोग हैं सर जिनका अभी भी फर्म में नहीं हुआ? कितने ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी फर्म में नहीं हुआ? ऑनलाइन फिजिकल वाले लोग, ठीक है, सही है। जिन लोगों का अभी भी फर्म में नहीं हुआ सर, घबराई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा है। मेरी एडवाइस है, देखें अभी भी बहुत सारे बच्चे, आज भी कुछ बच्चे जो है उन्होंने AFF को आज कंफर्म किया है तो अब KPMG को उन्होंने कटा दिया। इसी तरीके से EY को, इसी तरीके से जो बाकी फर्म्स को बच्चे जो है अब मना कर रहे हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते इन फर्म्स को जरूरत पड़ेगी, ये बच्चों को बुलाएंगे। मेरी एडवाइस ये है कि अगर अब तक आप KPMG EY नहीं गए फिजिकली तो एक दफा फिजिकली जाएं, CV दें, इंशाल्लाह आपको जो है फर्म्स जो है अकोमोडेट करेंगी अल्लाह के हुक्म से। और सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यूसुफ आदिल में ऑफिशियली हायरिंग खत्म हो गई है। AFF में अगर किसी ने मना किया, अब तक मुझे खैर ऐसा कोई मुश्किल ही कोई स्टूडेंट नजर आया जिसने मना किया, किसी ने मना किया होगा तो AFF भी फिर कॉल करेगा और कुछ जो है हायरिंग की कोशिश, क्योंकि कल एक आखिरी दिन है अफेक्टिवली 30 नवंबर। लेकिन यह आपको बताने के लिए 30 नवंबर होता है क्योंकि मैं खुद एक कैटेगरी B फर्म में माशाल्लाह पार्टनर हूं, तो ICAP ने हमें तकरीबन 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया हुआ था। मतलब हम 31 दिसंबर को भी किसी बच्चे को ये कहकर ICAP को रख सकते हैं कि हमने 30 नवंबर, जो कि एथिकली गलत है, बट ये फर्म के पास ऑप्शन होता है कि 30 नवंबर का कह के बच्चे को रजिस्टर कर दे बैक डेट पे, तो ये ऑप्शन फर्म के पास अवेलेबल होता है। सही है सर? सर तो हिम्मत ना आ रहे, और फर्म में जिसमें भी हुआ उसमें अल्लाह ने आपके लिए बेहतरी रखी होगी। इस पे शुरू करूंगा 2-3 छोटी मोटी कहानियों से, फिर बढ़ूंगा आगे। सर बड़ी फर्म छोटी फर्म ये अपरेंटली लगता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शायद पहली जॉब में फर्म बहुत मैटर करती है, या अगर आपको ग्लोबल मोबिलिटी चाहिए होती है तो फर्म बहुत मैटर करती है। मतलब आपको पाकिस्तान से ज्यादा बाहर जाते हुए लोग 90% नजर आएंगे, वो आपको बिग 4 के नजर आएंगे। मतलब PwC अभी खाली हो चुकी है ये सब, लेकिन सर बाहर जाना एक अलग चीज है और रिस्क का ताल्लुक एक अलग चीज है। सर अगर आपका छोटी फर्म में भी होता है या आपका बड़ी बिग 4 में नहीं है, या आप चले मैं कहता हूं कि बिग 4 के अलावा आप जो है EY और PwC के बच्चे सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं, KPMG के भी चले जाते हैं। यूसुफ आदिल का आप थोड़ा सा इशू आएगा आगे जाके, लेकिन तो सर तो भी याद रखें आप बेशक छोटी फर्म में हो, आप टाइम पे क्वालिफाई हो जाए, आप मेरे पास आइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको 1 साल के लिए किसी भी बिग 4 में जॉब करवा दूंगा। वो कहते हैं हमें वो क्वालिफाई बच्चा चाहिए जो कि अदर देन बिग 4 का हो, क्योंकि वो रुकेगा हमारे पास। अगर आपने छोटी फर्म से आर्टिकल्स की 1 साल लगा दिया आफ्टर क्वालिफिकेशन बिग 4 में, आप यकीन माने बाहर की दुनिया के लिए यू आर एज गुड एज बिग 4 अकाउंटेंट। सर US में मैंने अपने एक दोस्त को माशाल्लाह दी CV, उसने हायरिंग की कोई 5-6 बच्चे, उसने कहा सिर्फ 1 साल का एक्सटर्नल ऑडिट का बिग 4 का तजुर्बा इज इनफ कि वो आपको बाहर जॉब करा दें। 1 साल बस उनको चाहिए होता है एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। सही है सर? तो ये एक तो ऑप्शन है। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो बड़ी फर्म के बच्चे होते हैं, मैंने खुद आर्टिकल्स की PwC से, तो आप यकीन माने हमने देखा यूनिलीवर, हमने देखा GSK, हाँ आर्टिकल में तो बहुत अच्छा तजुर्बा था, लेकिन सर उसके बाद हमारे में हिम्मत नहीं हो पाती थी हम अपना सेटअप करें, अपना बिजनेस करें। मेरे दोस्त थे हारून जकरिया में, वो थे अवैस हैदर में, तो इनके पास छोटे क्लाइंट्स भी थे, तो उनके अंदर ये हिम्मत थी, एक जिगरा आ गया था कि भाई ये छोटे क्लाइंट्स हैं, इनका तो काम हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर कभी आया ही नहीं कि भाई यूनिलीवर की मैं कैसे संभाल सकता हूँ। सही है? आज भी शायद मेरी फर्म के पास यूनिलीवर का ऑडिट है तो हम थोड़ा सा हिचकिचाएंगे भाई कि कैसे इसको डिलीवर करेंगे, तो सर उनके पास ये जिगरा आया, सबने माशाल्लाह जो है फिर उस हिसाब से अपनी फर्म्स खोली। और ये जो आपकी एज होती है ना, जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं 22-23 साल के, उस टाइम पे आप रिस्क ले सकते हैं। सही है? शादी तो तुम लोग उससे पहले करोगे नहीं, तो तब आप रिस्क ले सकते हो और आप अपनी फर्म स्टेब्लिश कर सकते हो। उन्होंने माशाल्लाह फर्म खोली, और आज मेरे 2 दोस्त, एक दोस्त की शारा फैसल में ऑफिस है, अभी उसने मुझे पिछले दिनों बुलाया कि यार मुझे बच्चे दे। वो बच्चे जो कि CA VA में रुक जाते हैं उसको चाहिए होता है सर, वो आप सोचें उसकी शारा फैसल पे ऑफिस है और वो सिर्फ ऑफिस का किराया 6 लाख रुपए दे रहा है। उसका स्टेटस बताऊं, उसने आर्टिकल्स किए अवैस हैदर से, वो CA क्वालिफाइड नहीं, उसके अभी भी 2-3 पेपर रहते हैं, बट वो ऑफिस का किराया कितना दे रहा है? 6 लाख। वो बहुत सारे क्वालिफाइड PwC EY उनसे ज्यादा कमा रहा है, रिस्क का ताल्लुक बिग 4 से नहीं है। ये बात आपके दिमाग में हो तो मैं उसको कहता हूँ गम है तुझे बिग 4 में ना होने को। उसने कहा बिल्कुल नहीं है।
उसने कहा बिल्कुल नहीं है। आज माशाल्लाह उसने, मैंने कहा ना कि 6 लाख तो सिर्फ वो किराया दे रहा है, मेन शहर फैसल पे बैठा हुआ है, उसने कोई 50 लोगों की टीम रखी हुई है। सही है, तो आप सोचे सर माशाल्लाह कितना बड़ा सेटअप चला रहा है। अवैस हैदर का लड़का RSM के नाम से जो मशहूर है, और क्वालिफाइड भी नहीं है, ACC भी नहीं है। सही है सर, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फर्म तो आपको मिल जाएगी, और जो बेहतरीन होगी ना वही आपको। मेरे दोस्त हैं हारून ज़िक्रिया में, उसने आर्टिकल्स की, वो बोलते हैं शुक्र है मेरा PwC में नहीं हुआ। हारून ज़िक्रिया में टाइम मिलता था, उस टाइम पे जो फ्रीलांस की मार्केट अब तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है ना, उस टाइम पे उसने फ्रीलांस की मार्केट में, हारून ज़िक्रिया में बता रहा हूँ 2012 की बात है, मार्केट बना ली। सर आज मैं आपको बता दूं कि वो बंदा जिसको लंच में, हम कभी TSA में थे, कभी 100 रुपए खर्च करने में आंखें उसके निकल आती थी, 100 रुपए का तुमने मेरा लंच करवा दिया। आज वो बंदा 2,500-3 हज़ार के लंच के बगैर तो उसको मजा नहीं आता है। हारून ज़करिया की आर्टिकल। सही है सर, तो याद रखें रिस्क का ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो फैक्ट है वो ये है कि अगर मोबिलिटी चाहिए आपको तो आपको बिग 4 का ठप्पा चाहिए, और वो मैंने कहा आप पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मेरे पास आएगा, मैं इंशाल्लाह आपको लगवा दूंगा, 1 साल जॉब करनी होगी। चलिए सर अब आता हूं CA फाइनल FAFR। सर एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक और बात बताऊं, लोगों ने बड़ा एक हवा बनाया हुआ है CA फाइनल मुश्किल है। मैं कहता हूं मुश्किल नहीं है, जरूरत से ज्यादा लेंथी है। अगर आपने लास्ट डे रिवीजन स्मार्ट स्टडी कर ली तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। इतना लेंथी है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं कि सर IFRS 9 के मैंने 100 सवाल कराए। कितने सवाल करवाए? 100 के करीब हमने सवाल किए, और उसको तकरीबन खत्म होने में आप ये समझें कि हमें 2 महीने, पौने 2 महीने लग गए। और उसको अगर मैं गंदा पढ़ा दूं ना तो सर तो बच्चा पेपर में गया। सही है सर, उसका एक कॉन्सेप्ट आप छोड़ नहीं सकते। IFRS 15 कहने को आपने FAR1 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने मुश्किल से 20% पढ़ा हुआ है, 25% पढ़ा हुआ है। यहां पर हम देखेंगे उसके हम 70 सवाल कर रहे होंगे। सही है सर, तो यहां पर क्या है, लेंथ बहुत है, चीजों की लेंथ बहुत है। लेकिन इससे पहले और अच्छा एग्जामिनर ने एक और सोने पे सुहागा किया है, ग्रेड चेंज कर दी जून 22 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए। एक टॉपिक है जिसको तुम लोगों ने ना FAR2 में इज्जत दी, ना टैक्स में इज्जत दी। इसने कहा बेटा अब इज्जत देनी पड़ेगी एथिक्स। इसने एथिक्स की ग्रेड बना दी और उसने उसके नंबर डाल दिए। सही है, नए सिलेबस के हिसाब से। तो ये सब चीजें मेरा बच्चा है, तो सबसे पहले मैं आऊंगा शुरू की पहली क्लास से स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में आऊंगा और एग्जामिनर कमेंट्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं रीजंस ऑफ फेलियर। रीजंस ऑफ फेलियर, फिर एग्जामिनर कमेंट्स आपके साथ शेयर भी करूंगा 1-2 चीजें, क्योंकि सर देखें शुरू से अगर स्मार्ट स्टडी करके चलेंगे ना तो इंशाल्लाह जिंदगी गुलजार है। सर रीजन में 2 बातें की हैं, 2 बातें। टू मच टाइम ऑन 1 क्वेश्चन। 1-2 दफा तो उसने लिख दिया कि बेटा कंसोलिडेशन को भी छोड़ के भी आगे भी बढ़ जाया कर, कमेंट्स में लिखा है। मतलब तू कंसोलिडेशन नहीं करते रहते। वाकई में यहाँ पे कंसोलिडेशन का सवाल आ जाता है 25 नंबर का। टेस्टिंग लेवल 3 है, टेस्टिंग लेवल याद है ना, 1 का मतलब 8 मार्क्स, 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 25। टेस्टिंग लेवल 3 है, प्रोफिशिएंसी लेवल भी 3 है। प्रोफिशिएंसी लेवल 1 मतलब बेसिक्स, 2 मतलब चीता, 3 मतलब वैशी, प्रोफिशिएंसी लेवल भी 3 है। तो इसने कहा भैया टू मच टाइम ऑन 1 क्वेश्चन, एक जगह बच्चा कंसोलिडेशन का सवाल उठाता है और 1.25 घंटा वो सवाल करता रहता है, वही चलता है बस। दूसरी बात जो उसने कही वो कही सिलेक्टिव स्टडीज। और सर ये मैं आपको बता दूं बड़ी खतरनाक चीज है, इस लेवल पे बड़ी खतरनाक चीज है। पहली क्लास में कुछ टॉपिक अभी मैं लिखूंगा, ये टॉपिक तो आप इन टॉपिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट भी छोड़ने का सोच नहीं सकते। स्टडी टेक्स्ट में लाइन लिखी है वो भी करनी है, स्टडी टेक्स्ट से ज्यादा यहाँ पे आगे जाना, IAS की लाइन भी करनी है। सर अगर मैं आपको बताऊं ना इस पूरे उसके वो टॉपिक बता दें सर जो पेपर में 90%, 85 to 90, वो कौन कौन से टॉपिक हैं? कंसोलिडेशन, सही है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिख लें इसको कि ये टॉपिक 85 to 90% तकरीबन पेपर का होते हैं। IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, IFRS 2 और लीजेस और IFRS 2 और IAS 12। ये हमने कहा सर ये
6 टॉपिक अफेक्टिवली पेपर का कवर कर लेते हैं 85 to 90% नॉर्मल केस में। अब उसने ग्रिड को इतना स्मार्टली डिवाइस कर दिया है कि मेरा मानना है कि ये टॉपिक कवर करेंगे 75 to 80%। सही है सर। ये वो टॉपिक हैं सर, ये हमारी क्लास टाइम का, अगर मैं आपको बताऊं ना, ये क्लास टाइम का, ये तकरीबन 85% ऑफ क्लास टाइम। अगर अच्छा यहाँ पर एक और बात भी है, FL2 का कोर्स था 200 घंटे का, इसका कोर्स जो अभी लास्ट बैच खत्म हुआ है दिसंबर 21 का, वो तकरीबन मैंने हिसाब लगाया 426 घंटों का बना है। अब आप कोर्स देख लें कितना है सर, तो 426 का अगर आप लगा देना 85-80% सर, तो ये आपका नहीं ना 350 के आसपास ये टॉपिक खा जाएंगे इतने डिटेल में। सही है सर। अब मसला क्या है सिलेक्टिव स्टडी में, आपको तो एग्जामिनर को आप समझें, एग्जामिनर को मेरा बच्चा आपने समझना है। क्या मतलब सर एग्जामिनर को समझना है? सुनिएगा, एग्जामिनर शरारती है। IFRS 9 में एक मैंने अंदाजा लगाया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट 60 कॉन्सेप्ट्स हैं। पिछली दफा जो उसने एक सवाल पूछा ना एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, उससे पहले उसने बस एक दफा उसके ऊपर सवाल पूछा था, पिछली दफा उसके ऊपर 20 नंबर का सवाल कर लिया। अब अगर किसी टीचर ने, और एक टीचर ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब रिस्पेक्टेबल है, एक टीचर ने बेचारे ने ये सोच के छुड़वा दिया यार आता ही नहीं है, नहीं आएगा, और उसने बच्चों को टॉपिक कराया ही नहीं। पहला सवाल 20 नंबर का, बच्चे ने कहा यार हम तो सर पहले सवाल में क्या हो गए क्लीन बोल्ड के, भाई वो टॉपिक सर ने गारंटी से कहा था नहीं आएगा, आ गया। सही है सर। तो याद रखें छोड़ना कुछ भी नहीं है, नहीं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, और मैं आपको साबित करूंगा, यकीन माने, इसके 90% सवालात इजी हैं। मैं सच बता रहा हूं, FAR2 में फिर वो घुमाता है, यहां पर मैं कह रहा हूं 90% सवालात इजी हैं। बट मसला पता है क्या है, इतने कॉन्सेप्ट है ना, तुम्हें पेपर में पिक करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये चीज आई कहां से। सही है सर। IFRS 9 जो बचपन में आपने पढ़ा है वो 10% था, ये 100% है। लीजेस, ये सब चीजें। एक तो चीज मैंने आपको ये बता दी सर, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जामिनर कमेंट्स, क्योंकि जब तक हम एग्जामिनर भैया के जज्बात ना पढ़ें तब तक हमें मजा ही नहीं आएगा, है ना सर। तब तक हमने कहा कि हमारी जिंदगी का मकसद ही पूरा नहीं होगा। ग्रुप पे भी दे चुका हूं मैं एग्जामिनर कमेंट, आप एक लेके दे दें। ग्रुप पे भी मैं दे चुका हूं एग्जामिनर कमेंट, और जो है एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो आप देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर ग्रिड चेंज शेयर करूंगा। सर ग्रिड चेंज होगा ये दिसंबर 21 से, उसमें एक टॉपिक, 2 टॉपिक जो कि पहले सिलेबस में थे, उनमें से एक टॉपिक जिंदगी में आपने नहीं पढ़ा और अब पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, हम आपको कराएंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछ सकता है। ऑनलाइन वाले बच्चों आपके सामने भी मैं कमेंट्स और ग्रिड खोल रहा हूं, वो आपने देखना है, क्योंकि सर ये ग्रिड चेंज हो चुकी है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ग्रिड क्या हो गई है, चेंज हो चुकी है सर। और IK भैया शरारती हो गए, वो तो खैर उसकी आदत है ना, FAR2 से आपको अंदाजा है। लेकिन सर याद रखें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी के अभी डिस्कस कर लूं। अभी आप सब माशाल्लाह तकरीबन ऑनलाइन फिजिकल मिला के मैं देखूं तो ठीक ठाक आवाम बैठी हुई है हमारे पास। सही है। मैं आपको ये बता दूं सर, इसमें से मुश्किल से 10% बच्चे आज से 1 महीने के बाद लाइव क्लासें ले रहे होंगे। ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। क्यों सर? क्योंकि देखें अभी आप फुल जज्बात में आते हैं, मैं क्लासें लूंगा। सही है। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, उसके बाद पता है क्या होता है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं सर। पिछली दफा अभी जो आप समझे जो बैच चल रहा था उसमें कुल मिला के 125 बच्चे थे माशाल्लाह इन्वॉल्व। उसमें से मैं आपको बताऊं 10 बच्चे जूम और क्लास में मिला के बैठे होते थे, 115 बच्चे काएं रिकॉर्डिंग। और आप भी यही करेंगे। क्यों सर? आप जब फर्म में जाएंगे, फर्म में टाइम आपके पास नहीं होगा। सही है। अभी शायद शुरू में थोड़ा बहुत टाइम हो, बाद में आपको टाइम का नहीं मिलेगा। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे, सीजन आएगा, क्लासेस छूटेंगे, एक दफा आपको रिकॉर्डिंग का मजा लग गया, फिर आप वापस नहीं आएंगे यहाँ पे। फिर बच्चा क्या करता है, मैंने जानबूझ के संडे को क्लास नहीं रखी है, क्योंकि बच्चा कहता है सर संडे को अगर आपको सीजन में जाना है, फर्म नहीं जाना, तो बच्चा क्या करता है, बहुत सारा बच्चा पूरा हफ्ता फर्म पे ध्यान देता है और संडे को
रिकॉर्डिंग्स ले लेता है, बोलता है सर जो आप 2 घंटे की क्लास यहाँ पर पढ़ाते हैं 2 की स्पीड पे टाइम वाइम बचा के वो मेरे लिए जो है ना अफेक्टिवली जो है 1 घंटे की होती है, तो मैं क्यों जो है पूरे हफ्ते की क्लासें में कुल मिला के 2 की स्पीड पे 3-3.5 घंटे में खत्म कर लेता हूँ। तो ये फैक्ट है। तो ये बात आपको दिमाग में रेडी रखनी है कि सर अब ये वो जमाना गया कि फलाने टीचर से क्लास मैनेज करने का मसला है, करते कोशिश करते हैं अभी भी करें, लेकिन अब उसकी जरूरत ही नहीं होती। अब बच्चा किस पे, रिकॉर्डिंग पे। मैं कह रहा हूँ ना 125 में से 10 बच्चा होते हैं तो आप देखें 10% से भी कम रेशो है, 7.5% रेशो है जो कि हमारा ले रहा है क्लब, वरना सिर्फ बाकी बच्चा अब क्या कर रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग। और ये आप भी 1-1.5 महीने बाद यही होगा। सीए फाइनल अब बहुत मुश्किल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कभी कभी तो एक रात क्लास तो मेरी ऐसी भी गई 125 में से 3 बच्चे बैठे हुए हैं। सही बोलती हो, मैं कौन हूँ, सही है। तो आपको एक ये फीलिंग आता है क्यों बच्चा नहीं आ रहा, बच्चा कह रहा है सर मैं मतलब मजा लग गया ना रिकॉर्डिंग का, या सीजन चल रहा है। तो आपको दिमाग में बनाना है चलना तो उसी सहारे, लाइव फिजिकल होती रहेंगी, लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे सर, डिसिप्लिन। सर कुछ बच्चा ऐसा है जिनके अभी दिसंबर अटेम्प्ट है, अब उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए, सर वो जो है ना इस टॉपिक की अब मैंने समरीज देना शुरू कर दी, नहीं ऑडियो समरी आपको देता हूँ, देता था FL2 में, यहाँ पर भी देना शुरू कर दिए। सर ये फलाना टॉपिक है, इसकी समरी भी दे दें, ये फलाना छोटा सा पॉइंट था मतलब इसकी भी समरी दे दें। अब समरियाँ देते हैं, सर ये 6 सवाल थे जो है ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी एक बता दें जिससे मेरे इस पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाए। अब बच्चे के ये चीज़ें आने लगी, सर IFRS 9 के 100 सवाल हैं, कोई 25 बता दें। अब ये आएगा टाइम, क्यों आता है, क्योंकि आप इग्नोर करते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लासें मिस होंगी कभी कभी। एक और बात भी मैं कहता हूँ, देखो प्रैक्टिकल रियलिटी है, फर्म में तुम में से जो बच्चे चलेंगे और जो इंशाल्लाह भी चले जाएंगे, सही है कि सर फर्म के अंदर शुरू के 6 महीने बेटा नाम बनाने के होते हैं। तुम अगर फर्म में गए शुरू के 6 महीने, पहला जो सीजन होता है ना, पहला सीजन दिसंबर का तुम लोगों का पड़ेगा अभी, उसमें रोना नहीं, रोना इन सेंस कि यार फर्म में देखो कभी कभी सीनियर्स, अब तो खैर वो माहौल के बड़े अनरीजनेबल भी हो जाते हैं, और तुम्हें खास तौर पे क्योंकि होता क्या है, अभी ये जितने भी जो अभी जिनको पूछो 6 महीने 1 साल वाले बच्चे हैं या जो अभी शायद बैठे हुए भी हों, वो उनसे पूछोगे ना, वो कहेंगे कि जो है ना हम तो ऐसे सीनियर नहीं बनेंगे। उनके ऊपर प्रेशर ऐसा आता है ना पार्टनर का, वो भी ऐसे सीनियर बन जाते हैं, वो बच्चे को क्लास लेते हुए जाता हुआ नहीं दिख सकते। अब होगा क्या, सीनियर बोलेगा क्लास छोड़ दो, पोलाइटली कहना कि नहीं यार आने दे, मैं क्लास लेकर के वापस आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जाना पड़े, फिर भी अगर तुम्हें जाना मतलब को नहीं आने दे क्लास, तुमने पोलाइटली कहा, उसने कहा नहीं भाई बैठा रहे, तो बैठ जाना। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, कोशिश करना अगले दिन रिकॉर्डिंग पोर्टल पे आ जाती है। पोर्टल पे अगले दिन आप क्या करोगे, मैनेज करके रिकॉर्डिंग ले लो। अगर पूरे वीक की क्लासें छूट गई, संडे को डिसिप्लिन आउट करोगे ना तो जाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी भी मेरे ख्याल में 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डिंग बाकायदगी से ले रहे हैं। मुझे पता चलता रहता है उनका अगर कोई सवाल आ गया या मैं कभी खुद पूछता हूँ, लेकिन अगर आपने रिकॉर्डिंग मिस की तो एंड में सर ये पेपर कंट्रोल नहीं होगा, ये पेपर एंड में कंट्रोल नहीं होगा। चले सर, अब आप लोगों के पास एग्जामिनर कमेंट्स आ गए हैं, मैं भी जो एग्जामिनर कमेंट खोल रहा हूं यहां पर, 1 मिनट बस मुझे दे दें स्क्रीन पे। ताकि हम एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें। एग्जामिनर भैया के जज्बात पढ़ना बहुत जरूरी है, आप पढ़ते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि वो आदमी जो तुम्हारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है वो कहना क्या चाहता है ना सर। तुमने उसी को इग्नोर मारा हुआ है, उसको खुदारा इग्नोर ना करें, क्योंकि हमें पहला टॉपिक भी अभी शुरू करना है, ये वक्त कम है और यहाँ पे मुकाबला क्या है सर, सख्त है। आप लोग तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत तेज हैं सब। चले सर, हमने कहा कि अगर आप देखें ये एग्जामिनर कमेंट्स आ रहे हैं, 32% रिजल्ट है। सबसे पहले विंटर 20 का ये मैंने डाला हुआ है कमेंट, इसमें अगर आप देखें तो ये शख्स हमसे क्या कह रहा है कि overall passing ratio was consistent in this paper with the last result 31%. Majority of the examinees displayed inadequate knowledge of IFRS 16. सही है, which might be due to selective study. Further in question 1, many examinees directly jump to the conclusion just presented computations without providing the reason. वही बात, बच्चा जज्बात का इजहार तो कर देता है लेकिन बेस नहीं बनाता। तुम्हें जज्बात तो तुम में बहुत है, लेकिन पहले अगले को बेस बना के बोलो कि क्या है पीछे जो तुम उसको कह रहे हो, उसके पीछे वजह क्या है। फिर कहते हैं आए सर, इस अटेम्प्ट को जिसने एग्जामिनर कमेंट्स के जर्नल कमेंट्स फेल दिए, अगली अटेम्प्ट्स में बड़े डिटेल में दिए। यही कह रहा है
Overall passing ratio in the paper declined as compared to last two result of 45 and 41%. सर समर 20 के नहीं एग्जामिनर कमिट समर 20 में फाइनल की अटेम्प्ट नहीं हुई थी ड्यू टू कोरोना। सही है सर। फिर कह रहा है एग्जामिनीज अपीयर टू हैव सिलेक्टिव स्टडी एंड डिस्प्लेड inadequate knowledge of IAS 36। अरे सर IAS 36 तो FR 1 में पढ़ा हुआ है बेटा, वो 25% पर है, 75% आ गया। और एंड IFRS फॉर SMEs, ये क्या चीज होती है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब सुनना सर, इसके ऊपर कभी सवाल नहीं आया था, कभी भी सवाल नहीं आया था। एक साथ सवाल दिया उसने कोई 12 नंबर का कि इसमें और नॉर्मल IFRS में डिफरेंस क्या है बता दे। अच्छा, इन टॉपिक्स के ऊपर ना छोटे मोटे के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल ही आता है। स्टडी टेक्स्ट में भी थ्योरी की पोर्शन में गिवन है, लेकिन कभी आया ही नहीं, बच्चे ने किया ही नहीं। एक साथ कितने नंबर का सवाल आ गया? 12 नंबर का, पूरे कराची ने छोड़ा। सही है सर। लोगों ने कवर ही नहीं किया था, सबने कहा भाई ये तो आएगा ही नहीं, जाने दो, बाहर में जाए। सही है सर। फिर कह रहा है अगली चीज जो मैं आपको कह रहा था, पॉइंट लाइन नंबर 4, फर्दर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एग्जामिनर्स ऑफन स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन कंप्लीटिंग द क्वेश्चन ऑन कंसोलिडेशन व्हिच अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन अदर क्वेश्चन। Examinees are therefore strongly advised to move to the next question after they have spent reasonable time on a particular question। सही है सर, ये बात इसने यहां पर भी की। फिर आप जाएंगे समर 2009 में भी यही बात कह रहा है, सेकंड पैराग्राफ पढ़ें। सही है सर। और विंटर 2008 में 2018 में तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, और इसने आंखों में आंसू आते हुए क्या कहा, ये देखें, आखिरी पैराग्राफ पढ़ा विंटर 2018 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेनमेंट ऑफ फुल मार्क्स इन अ क्वेश्चन इज चैलेंजिंग बट ईच क्वेश्चन कंटेन्स सफिशिएंट अचीवेबल पासिंग। ये बात कह रहा है जो सर कहते हैं पासिंग मार्क्स अप्रोच, ये खुद कह रहा है बेटा तेरे बस में नहीं है पूरे मार्क्स उठा ले, पर इसने कहा इतने मार्क्स होते हैं कि तुम पासिंग मार्क्स अप्रोच लगा लो। It was observed that students spent too much time on completing a question even they had no idea of the difficult part of the question। पता ही नहीं होता कि ये चीज मुश्किल है, तुझसे नहीं निकल सकेगी, फिर भी लगा हुआ है। क्या कह रहा है? Students are strongly advised to switch to the next question after they have spent reasonable time on a question। This will ensure। अब सर आपने देख लिया कि इस आदमी ने एक ही चीज का रोया, सिलेक्टिव स्टडी की थोड़ी बहुत बात की, असल उसने कहा भाई आगे बढ़ जाया कर, यहाँ पर सिखाऊंगा सर पासिंग मार्क्स अप्रोच कैसी है। यहाँ पर कुछ सवालात ऐसे शायद पड़ जाए कि बहुत मुश्किल हो, खास तौर पे पुराने। एक अटेम्प्ट इसकी दी थी विंटर 2017 की, बताओ उसका रिजल्ट कितना होगा विंटर 2017 के अटेम्प्ट का? इसका 5.5%। उसके सवाल ही गलत है। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया अगले ने पीपी का, वो अज्यूम किया कि तुझे पता हो कि ओपनिंग बैलेंस यही होगा। सही है, वो सवाल ही गलत है। उसके बाद आईकेप में फड्डा हुआ, मसाइल हुए, इन्होंने सर इरफान मुस्तफा को एग्जाम रिव्यूअर रखा, उनके आने के बाद चीजें काफी स्ट्रीमलाइन हुई। ये जो अभी आपको 30% रिजल्ट नजर आ रहा है ना सर, ये पहले नहीं आता था, बच्चे को सर पैर ही नहीं पता होते थे, इवन आईकेप को भी नहीं पता होते थे। सही है सर, इवन आईकेप को भी नहीं पता होते थे। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं आपको लिख के देता हूँ, बनाने वाले को सॉल्व करा दो ना, वो भी पहली दफा में गलती करेगा, लेकिन उसके बाद फिर जिंदगी क्या हो गई, आसान हो गई। चले सर, अब ये तो मैंने आपको कमेंट्स पढ़ा दिया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम देखते हैं, ग्रेड। ग्रेड को देखते हैं और मैं ग्रेड में आपको बताऊंगा क्या चीज चेंज हुई है और क्या चीज चेंज नहीं हुई है। ये ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके पीछे वजह ये होती है कि ग्रेड आपको गाइड कर देती है कि भैया कैसे चलना है। आ जाए, ये आपको ग्रेड नजर आ रही है। आपने इससे पहले कभी भी P3 और T3 की जियारत नहीं की थी, हमने FR2 FR1 में भी आज कर ली। क्या मतलब? इसने कहा बेटा प्रोफिशिएंसी लेवल 3 भी होगा और टेस्टिंग लेवल 3 भी होगा। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा मेजर फर्क आया है ना, कंसोलिडेशन की पहले ग्रेड थी 25 से 35 मार्क्स, ये जो पहली आपको नजर आ रही है। अब इसने कितनी कर दी है? 20 से 30 मार्क्स। इसने कहा कंसोलिडेशन के ऊपर कैप लगा दी, कितनी? 30। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर देखें, यहां पर मैं अगर आपको कहूं ना कि यार ये चीज छोड़ दो, MSA में पढ़ लेंगे, गलत है। मैं यहां पर आपको किसी भी चीज को छुड़वा नहीं सकता हूं। हाँ, अगर एक चीज है उसकी कैलकुलेशन सवाल में हमें गिवन होती है क्योंकि उसका ताल्लुक होगा BFD से, तो वो मैं कहूंगा BFD में पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहूंगा बेटा ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ओ भाई, यहां पर सब कुछ एक स्टैंडर्ड है, तो उसके अंदर लिखी हुई हर लाइन आपके सिलेबस में है।
मैं आपको छुड़वा नहीं सकता, यकीन मानो एमएसए के अंदर कंसोलिडेशन IFRS 16 का सवाल FAR2 लेवल का है। सही है सर, एमएसए आसान है, एमएसए रिजल्ट 60% है, 65% है। सही है सर, तो एमएसए का पर्चा आसान है। यहां पर हम आपको ये नहीं कह सकते कि बेटा ये छोड़ दो, ये तो है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है जी, चले सर, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैंने कहा देखो पहली ग्रेड में इसने कंसोलिडेशन दिया, इसके अंदर 6 स्टैंडर्ड है। IFRS 3 और IFRS 10 का 20-25% तुम पढ़ के आते हो। IFRS 11 ज्वाइंट ऑपरेशंस तुमने नहीं पढ़े। सर ज्वाइंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जब आएंगे तो बताऊंगा। सिंपल ये होता है ज्वाइंट ऑपरेशंस में कि OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम दोनों ने मिलकर एक साथ डिगिंग कर ली किसी भी साइड पे कि यार तेल नहीं निकला तो दोनों की वाट निकल जाएगी, दोनों का तेल निकल जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि हम क्या करें, मिल के करते हैं ताकि नुकसान बढ़ जाए फायदा भी बढ़ जाए। कंपनी अलग से नहीं बना रहे, क्या कर रहे हैं, दोनों मिल के कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसको ज्वाइंट ऑपरेशंस कहते हैं। वो भी हमारे एसोसिएट्स हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा हुआ है FAR2 में, मोर और लेस उतना ही है। सही है। और एक चीज है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है कि इसमें 2 कंपनी ने मिलके एक कंपनी बना दी, नई कंपनी बना दी। सही है। ज्वाइंट जैसे हमने कहा पाकिस्तान में अगर हो तो हमने कहा 2 कंपनी से जैज और वारिद ने मिलकर कोई अगर स्टॉर्म फाइबर की एक नाम की एक नई कंपनी बना दी तो वो ज्वाइंट वेंचर में आ जाएगा, कोई भी कंपनी। IAS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये क्या चीज है, पढ़ेंगे ये। अगर पेरेंट, एक चीज याद रखना, पेरेंट के ऊपर फर्ज नहीं होता कि वो अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए। सही है सर, पेरेंट के ऊपर फर्ज नहीं होता, लेकिन पेरेंट अगर अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे तो वो IAS 1 के हिसाब से नहीं बनाएगा, किसके हिसाब से बनाएगा, तकरीबन बातें सेम है। और IAS 7 कैश फ्लोस, इसी के अंदर चेंजेस इन इक्विटी भी शामिल है, पूरा कंसोलिडेशन शामिल है। 20 से 30 नंबर का। अगली जो ग्रेड है ना, ये बहुत इसने गलत काम किया है। सर जो आपको ग्रेड B और C नजर आ रही है ना, ये B और C पहले ये मिलके एक ग्रेड होती थी, पहले ये मिलके, और इस पे लिखा होता था 40 से 50 मार्क्स। ये सबसे बड़ा चेंज है। अब आप देखें, अहमियत देखें, इसने IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 32 IFRS 7 उसी से मिलते जुलते हैं, इनको अलग कर दिया, इनके साथ इंपेयरमेंट को डाला और 20, और बोला इनके ऊपर 30 से 35 नंबर का सवाल पूछूंगा। अब ये बात जो बच्चे तुम्हारे जो दोस्त वगैरह जिनकी जून की अटेम्प्ट हो या जिनकी जून की अटेम्प्ट अभी क्लास में है, सर याद रखें IFRS 9 के ऊपर रेडी रहें कि उसके अंदर IAS 21 भी मिला सकता है। वो तकरीबन 30 नंबर तक का 25 नंबर का एक सवाल और 5-8 नंबर का छोटा मोटा एक और सवाल आ सकता है। IFRS 9 को इसने देखें ग्रिड में ही कितना कर दिया है, 30 से 35। इंपेयरमेंट कभी कभी पूछता है, 4-5 अटेम्प्ट में एक दफा पूछता है 15-18 नंबर का। 21 को IFRS 9 के साथ ही घुसा देता है। तो इसका मतलब है एग्जामिनर भैया हो गए शरारती। IFRS 9 की इन्होंने अहमियत बढ़ा दी, इन्होंने कहा IFRS 9 की ग्रेड ही अलग करो। सही है सर, IFRS 9 की ग्रेड हो गई अलग। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगली इंपॉर्टेंट चीज मेरा बच्चा, हमने कहा सर हमारे पास अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सिलेबस के हिसाब से, वो आ रही है हमारे पास पार्ट C है, जिसके अंदर दुनिया जहां के मतलब स्टैंडर्ड जो के यहाँ के लेवल के हैं, IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, IFRS 2, IFRS 5, IFRS 15, IFRS 16। सर इन दोनों को मैं चाहूंगा कि आप मार्क करें, IFRS 15, 16 और IAS 12, इन तीनों को आप मार्क करें। क्यों मार्क करें बताऊंगा अभी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये पहले सिलेबस में नहीं है, दिसंबर तक के सिलेबस में नहीं है, ये जून वाले सिलेबस में आ गया है। सही है सर, जून 22 के सिलेबस में। और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 महीने वाले। सर जो मैंने आपको 3 मार्क करवाए, IFRS 15, IFRS 16, IAS 12, ये इसलिए मार्क करवाए, इनके ऊपर बड़ा सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी इस ग्रेड में जो चीजें हैं ना, उनके ऊपर 6, 8, 10 नंबर का सवाल एक्सपेक्टेड है, 12 नंबर का एक्सपेक्टेड है। सही है, टेस्टिंग लेवल 2 में ही फॉल कर रहे हैं, लेकिन जो ये 3 टॉपिक हैं इनके ऊपर बड़ा सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर सर ग्रिड का कौन सा हिस्सा है, डी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एरियाज, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स, इप्साज। इस्लामिक स्टैंडर्ड पता है आपको, इस्लाम के हिसाब से आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होती है? नहीं सर, हाँ इस्लामिक स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो थ्योरी का पोर्शन है। इनका आप देखें टेस्टिंग लेवल क्या है, 1 है। इप्साज क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनकी अकाउंटिंग किसके हिसाब से होती है। ये सब थ्योरी के पोर्शन है। पहले इसका पोर्शन था 10 से 20, लेकिन इसने अब इसको कितना कर दिया, 5 से 10। ये मार्क्स गेनिंग एरिया है,
म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनके ऊपर नॉर्मल अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होती है। उसका आपको एक फॉर्मेट याद कर लेना होता है, वो पेपर में हमारे एग्जाम से टाइम से आ रहा है, छापने का अभी भी आ रहा है। 8-10 नंबर ये फ्री के होते हैं, आपने फॉर्मेट याद किया है, कर दिया। जो नई चीज ऐड हुई है वो इसने कर दी कोड ऑफ एथिक्स। पहले भी कहीं थोड़ा बहुत था, लेकिन उसको ग्रेड के मार्क्स नहीं दिए थे। अब इसने कितने मार्क्स दे दिए? 5 से 10। और इसकी शरारत देखो, इसने लेवल क्या रखा है? T2 और प्रोफेशनसी लेवल 3। मतलब इसने कहा बेटा एथिक्स का एक खतरनाक सवाल बनाऊंगा कि अकाउंटेंट इन बिजनेस जो होता है ना, FAR2 में पढ़ा था, उसके ऊपर 10 नंबर तक का सवाल ये दे सकता है। सर ये ग्रेड के अंदर 2 चेंजेस, जो पहले 2 ग्रेड थी इसमें IFRS 9 और मिलावा था, उनको अलग कर दिया है। ये सिलेबस के हवाले से इसने EPS आपके सिलेबस में पहले था, दिसंबर 21 तक के सिलेबस में था, उसने निकाल दिया है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, इसने क्या कर दिया है? निकाल दिया है। लेकिन पूछ सकता है, जो उसने कहा ना पीछे वाले टॉपिक में पूछूंगा, उनमें ये अभी भी पूछा जा सकता है। अब सर सुनिएगा, कोर्स की क्या बाइफर्केशन होगी? सर कोर्स आपको 85 to 90% मैं पढ़ाऊंगा, 85 to 90% मैं पढ़ाऊंगा। सही है सर? मतलब अगर 450 घंटे हैं तो इसमें से आप समझें 370 के करीब घंटे मैं पढ़ाऊंगा। सर फयाज हैं, वो खुद सीए के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आपको ओवरऑल गोल्ड मेडल था उनका कैफ सीफेप में, वो आपको पढ़ाएंगे। मैंने आपको याद करने वाली चीजें सीफेप में वो पढ़ाएंगे। उसके अलावा वो FAR2 के जो टॉपिक है, अब मैं आपको FAR2 के टॉपिक यहाँ पर फुल डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको आते हैं, बट वो आपको एक क्लास में कवर कराने होंगे, वो आपको कराएंगे। और वो टॉपिक वो आपको कराएंगे जो शायद सिलेबस में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से हवाला जरूरी है, जैसे EPS वगैरह, वो आपको करा देंगे। और सिलेबस में अगर वो पीछे से उसने पूछ लिया तो ये चीजें वो कराएंगे। बाकी इंशाल्लाह ये तकरीबन जितने भी टॉपिक है ये मैं आपको करवा रहा हूँगा। और सर मैंने कहा ना 370 घंटे इन्हीं के अंदर हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। सही है? तो हमने कहा कि सर ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या होगा। सर सिलेबस अभी बस शुरू कर लें, हम पहले नमाज का ब्रेक लेंगे फिर शुरू करेंगे। सर सिलेबस अभी जैसे शुरू हो रहा है, ये इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी और हम कर भी देंगे कि हम सितंबर में इसको ख़त्म कर दें। उस सितंबर में थोड़ी सी बात पेपर कॉम्बिनेशन पे भी करूँगा। सर खुदारा मैंने कहा फॉर्म में नाम बनाने का कायम है, 3 पेपर्स की क्लासें अभी ना लो। एक और चीज़, बच्चा यहाँ पर परेशान होता है, गैप। मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। यार तुम्हारे सारे पेपर तो ओपन बुक हैं, सारे पेपर तो क्या है? ओपन बुक हैं। बच्चा एक गलती करता है, जो मुझे लगता है गलती करता है। सर पहले भी IK BFD का रखता था मॉड्यूल F। मैं कहता हूँ BFD पहली अटेम्प्ट से अच्छा है कि आप कंपनी लॉ दें। सर कंपनी लॉ का पेपर खतरनाक है, उसको आपने पहले क्लासेस लेनी है, फिर उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। तो उसकी क्लासेस और प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है 6 महीने कम है। तो मैं बच्चों को एडवाइस यही कर रहा हूँ, मेरी एडवाइस है कि आप FAR, कंपनी लॉ और ऑडिट का पर्चा दें पहली अटेम्प्ट में। अगली अटेम्प्ट में BFD बजाय, BFD अब छोटा भी हो गया। ये जो MFA आया ना नीचे, उसने कुछ चीजें फेंकी हैं BFD ने, तो BFD क्या हो गया है? छोटा भी हो गया। मेरी एडवाइस है कि BFD आप उठाएं सेकंड अटेम्प्ट में, वो आपका 4 महीने में इंशाल्लाह कवर भी हो जाएगा। और एक देखें ना, अगर आप अभी BFD देते हैं तो आप MSA1 MSA2 एक साथ तो दे नहीं सकेंगे, 3 पेपर देंगे तो BFD फिर आपको 6 महीने के गैप के बाद वापस पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पिछली अटेम्प्ट में BFD पढ़ा हुआ, तीसरी अटेम्प्ट में आप MSA2 दे दें, दूसरे अटेम्प्ट में आप MSA1 दे दें। उसके ऊपर एक वीडियो में बना के डाल चुका हूँ, वो करेंगे। सर IFRS 15 ग्रुप में हैंड आउट आ चुका है, आप उसमें देख भी सकते हैं कि रिसेंट लास्ट तक के जो सवालात हैं वो मैंने उसमें डाल दिए हैं ग्रुप में। अभी फिजिकल वाले बच्चों को भी हैंड आउट इंशाल्लाह मिल जाएगा, ये होगा। लेकिन उससे पहले हमने कहा कुछ भी करने अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है। नमाज का ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद IFRS 15 की इब्तिदा कर देंगे इंशाल्लाह। 15 मिनट का ब्रेक है मेरे बच्चों। विल बैक एट 7:50। सही है सर? 7:50 पे हम वापस आ रहे हैं। मिलते हैं 7:50 पे और IFRS 15 शुरू कर देंगे। आज ठीक ठाक कवर करा दूंगा, मतलब शुरुआत हो जाएगी। चल सर एक चीज़ जो शायद आप लोगों को शायद नहीं बताया कोई, सही है सर? वो जी EPS पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। सही है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे आप FAR1 के बच्चे पढ़ाएंगे। तो सर अब एक चीज़ जो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन ना अल्लाह ना करे उसकी आपको नौबत आए। कैफ में तो आपको पता ही चला होगा, आप लोगों ने माशाल्लाह कैफ निकाला। उसने कहा बेटा 4 साल में आप कैफ निकाल लो, नहीं तो टाटा बाय बाय। फाइनल में भी उसने अप्रोच रखी है, स्कीम लिख दी उसने, रखी है शुरू के 10 सालों में आपको 4 पेपर निकालने CFAP के।
अगर 10 सालों में आप सीफेप के 4 पेपर नहीं निकाल पाए तो फिर सीए को, अच्छा उसमें भी उसने थोड़ा सा वेग है, ये नहीं कहा कि बाय बाय, उसने कहा फिर नया पेपर नहीं उठाने दूंगा जब तक 4 पास नहीं करेगा, समझ, जो पुराने 4 अटेम्प्ट कर चुका है, कुछ इस किस्म की उसने बात की। लेकिन ये है सर कि ऐसा होता है बेटा, आप आगे बढ़ेंगे ना जिंदगी में तो आप देखेंगे, मेरे साथ हुआ, एक कंपनी के सीएफओ, मैं उनको क्वालिफाई समझता था सब कुछ, भाई मुझे वो सीए फाइनल के टैक्स के पेपर में टकरा गए। अब वो बेचारे आते ना, वो बेचारे बड़े हुलिया बदल के टोपी वोपी पहन के आते हैं, शर्म से भी बात होती है, लेकिन मुझे फाइनल के टैक्स के पेपर में टकरा गए, सही है, और वो होंगे अराउंड 45-48 के। तो मैंने कहा सर आप खैरियत, तो फिर उन्होंने कहा यार बस ये 2-3 पेपर रुके हुए। आपको कभी कभी, अब तो खैर वो, अब तो उनके लिए जिंदगी और आसान है कि रिकॉर्डिंग आ गई, कभी कभी क्लासों में आपको नजर आ जाते थे, मतलब एक लगता था आपको कि यार, एक मुझे याद है कि सर खलील की क्लास में एक साहब हमने देखा 54 ईयर्स ऑफ एज, सही है भाई, 1-2 पेपर लेते हैं, नहीं दिया छूट गया, फिर वो आ जाते हैं, सही है सर। हाँ मैं कहता हूं जिनके अगर बच्चों के पेपर अभी जो है, जिनके अभी फॉर्म में अभी नहीं हुआ, वो चाहें तो 4 पेपर दे सकते हैं, बाकी हजरात जो हैं उनको मेरी एडवाइस है 3 दें। हाँ अगर आप गोल्ड मेडल मटेरियल हैं या आपका कैफ 2 अटेम्प्ट में हो चुका है, सही है सर, आपने फौरन पेपर निकाले तो आप भी 4 का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 4 फिर दें तो आपने BFD, BM, FFR और ऑडिट देना है, ताकि आप अगली अटेम्प्ट में क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकें। अभी बताऊंगा। IFRS 15 क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम इसमें, स्कोप, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स, सर कुल मिला के पूरा स्टैंडर्ड हम इन 6 बातों में कवर कर रहे होंगे। सर कोई 7वीं बात नहीं होगी इन 6 के अलावा, नहीं मेरा बच्चा, इन 6 के अलावा कोई 7वीं बात नहीं होगी, लेकिन आप देखेंगे ये 6 बातें ही हमारी 15 क्लासें खा जाएंगी। ये 6 बातें ही कितनी क्लासें हमारी ले लेंगी, 15 क्लासेस हमारी इन 6 बातों में आ जाएंगी। चलें सर अगली एक और चीज मैं बता रहा हूं, उसको भी आपने क्या करना है, अभी कॉपी, सर याद रखें बड़े हो गए, अभी हमें बड़े होकर चीजों को बड़े अलग तरीके से भी देखना है यहाँ पे। सर ये मैंने कुछ 5-6 फ्रिक वगैरह के नाम लिखे, और अगर आप देखें तो इन सब के साथ मैंने लिखा है इज इक्वल्स टू IFRS
15 क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा अभी बता देता हूं सर। क्लासेस हमारी फिक्स हैं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हेडिंग बढ़ते इसमें ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन जो है क्लासेस फिक्स हैं। सर एक और चीज याद रखिएगा, ये मैं आपका जब सीजन होगा ना शुरू, क्या होगा, सीजन शुरू होगा तो मैं क्लासेस को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। सीजन के टाइम पे हफ्ते में 2 क्लासेस रखूंगा। सीजन मतलब जो दिसंबर 31 होगी उसके बाद तुम्हारा समझो जनवरी 15-20 को जो सीजन शुरू होगा, सही है, वैसी सीजन जिसको होगा। मतलब खैर दिसंबर पाकिस्तान में इतना अच्छा सीजन नहीं होता है क्योंकि जून 30 ज्यादातर ईयर एंड है हमारी कंपनीज का, फिर भी उसमें हम हफ्ते में 2 क्लासेस कर देंगे और वो मैं कर दूंगा वीकेंड पे। लेकिन अभी मुझे पता है फॉर्म में इतना काम का प्रेशर नहीं है, क्लासेस होंगे हमारी 7 बजे, तुम लोग 7 बजे फॉर्म से पहुंच सकते हो। हाँ, सीजन के टाइम पे थोड़ा स्लो कर देंगे। ये सब बातें मैं कर रहा हूं ये अज्यूम करते हुए, जो कि अजम्पशन बनती नहीं है कि तुम लोग लाइव क्लासेस लोगे। थोड़े टाइम में सब रिकॉर्डिंग पे आओगे तो सब, फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, सही है सर। तो आज क्लास मैंने रखी मंडे को, अब हमारी क्लास होगी जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता शाम 7 से 9:30, ठीक है सर, 7 से 9:30 तक होगी हमारी क्लासेस। अब आए सर एक और चीज जो मैं आपको बता दूं सर, सीए फाइनल में मैं आपको उससे भी पढ़ाऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या चीजें काम है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखना है। और एक और चीज यहां पे जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिटर आपको कहां-कहां और क्लाइंट आपको कहां-कहां बेवकूफ बना सकता है। अभी तो आप ऑडिटर है ना, इनमें से क्लाइंट आपको कहां-कहां बेवकूफ बना सकता है ये भी मुझे आपको बताना है, और प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से भी। सर अब देखें, मैं चाहता ना, कहता यार ये पुरानी चीजें थी, इनकी जगह IFRS 15 है। मैंने आपको इन सबके नाम लिखे, क्यों नाम लिखे, IFRS 15 ने इन सबको रिप्लेस कर दिया। एक था रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, इसको इसने रिप्लेस किया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं अगर किसी के लिए कोई चीज बना रहा हूं, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूं, उसका स्टैंडर्ड अलग था, वो भी IFRS 15 में आ गया। इफ्रिक आपको पता है छोटी सी चीज होती है, स्टैंडर्ड आ जाते हैं, उसमें किसी एक आध चीज की कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए इफ्रिक आ जाता है, इसमें एक चीज बताई जाती है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है, इम्तियाज का है लॉयल्टी कार्ड तुम लोगों के पास, क्या आप जो इम्तियाज से लॉयल्टी कार्ड जाते हैं वो कहता है कि भैया इतने की खरीदारी पे इतने लॉयल्टी पॉइंट्स है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। इफ्रिक 13 बताता था, IFRS 15 ने कहा मैं देख लूंगा। इफ्रिक 15 रियल एस्टेट, बिल्डर्स पैसे पहले ले लिए, फ्लैटों की बुकिंग शुरू कर दी, सही है, अभी काम वाम भी शुरू नहीं किया, अभी तो खड्डा खुदेगा, अभी ये सब होगा, वो अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये। इफ्रिक 18 ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम कस्टमर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कस्टमर आपको एसेट दे रहा है, उसकी क्या अकाउंटिंग करनी। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप अपने मोहल्ले में आज जाएं और आपको बस मस्ती चाहिए, आप अपने 6 जो है मोहल्ले वालों को, अमीरों को जमा करें, आप बोले हम अपना अलग PMT लगाते हैं, आपने उनको जमा करके अपना अलग PMT लगाया, पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से, दुनिया भर के लॉ के हिसाब से, आप पैसे आपके होंगे, PMT लग गया, के इलेक्ट्रिक कहेगा थैंक यू आपने हमें एक एसेट दे दिया, लॉ के हिसाब से वो एसेट किसका हो जाएगा, के इलेक्ट्रिक का। तो सर उसकी अकाउंटिंग, ये भी पढ़ दे यार, उसकी जो है हमने कहा ये अकाउंटिंग के इलेक्ट्रिक के लिए तो एक तरह से फायदा हो गया ना यार, सही है कि उसको फ्री में एसेट मिल रहा है, लेकिन वो फिर अपने रेवेन्यू से उसको एडजस्ट करता है ये चीज। बार्टर ट्रांजैक्शन, सर ये बार्टर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ये जरा समझाता हूं। ये आप सपोज करें एक नेदरलैंड की केस स्टडी थी। नेदरलैंड में नेदरलैंड के हम सपोज करते हैं एक प्रोविंस सिंध, उसका नाम, सिंध में एक कंपनी थी, दूसरी कंपनी कहाँ थी, पंजाब में। अब दोनों दूध का कारोबार करती थी, सिंध और पंजाब वाली दोनों कंपनियां दूध का कारोबार करती थी। अब होता था कि सिंध की कंपनी के कुछ कस्टमर पंजाब में थे और पंजाब वाले के कुछ कस्टमर सिंध में थे। दोनों ने एक एग्रीमेंट किया, सिंध वाली कंपनी ने कहा कि यार हम कहाँ सिंध का दूध पंजाब भेजेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी, सब कुछ आएगा। पंजाब वाले को कहा कि तुम एक काम ये करो, हमारे जो पंजाब के कस्टमर हैं उनको तुम दूध दो, और जो तुम्हारे सिंध के कस्टमर हैं उनको हम दूध देंगे। अब देखा जाए तो सर ये दोनों कंपनी आपस में एक बार्टर नहीं कर रही, बार्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि तू हमारे पंजाब के कस्टमर संभाल, हम तेरे सिंध के कस्टमर संभालते हैं, कस्टमर हमारे दूध तू प्रोवाइड करेगा। उनके ऊपर भी एक था SIC 31, इसने कहा बेटा IFRS 15 ने कहा अब इन सबको मैं संभालूंगा अकेला। तो IFRS 15 ये है सर, इसकी फ्रीक्वेंसी पेपर में क्या है। अब तक एग्जामिनर इसको CA फाइनल में आप समझे एवरेज 5 अटेम्प्ट में 2 दफा पूछ रहे हैं, 5 अटेम्प्ट में 2 दफा पूछ रहा है, लेकिन जब पूछ रहा है खतरनाक पूछ रहा है, 2 या 3 दफा पूछ लेता है, इसका ये है हर अटेम्प्ट में ये नहीं आता। और अब ग्रेड चेंज होने के बाद मुझे लगता है कि
ये IAS 12 लाजमी आएगा पेपर में हर अटेम्प्ट में, इसके साथ या तो IFRIC 15 आएगा या तो इसके साथ IFRIC, ये IFRS 15 आएगा या तो IFRS 16 आएगा। ठीक है सर, अभी शुरू किया है मेहताब बेटा, अभी शुरू किया, टेंशन ना लें। तो ये इसको इनको रिप्लेस करेगा, सही है। कौन रिप्लेस करेगा? IFRS 15। अब सर आए हर स्टैंडर्ड की, वजह तो खैर बुक इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, लेनी है थोड़ा। हर स्टैंडर्ड की एक होती है समरी। अच्छा, वहां पर आपने देखा होगा 1 पेजर समरी। यहां पर मैं चाहूं कुछ भी कर लूं, उल्टा भी लटक जाऊं, 1 पेजर समरी नहीं बना सकता, चीजें इतनी है सर। तो यहां पर हर स्टैंडर्ड की 4, 5, 6 पेजेस की, किसी किसी की 7 पेजेस की भी आपको मिलेगी समरीज। अब वो जो समरीज है, इन समरीज को आपने लास्ट डे रिवीजन बनाना है। सर एक और चीज मैं आपको बता दूं, CA फाइनल में इन समरीज की कदर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सर ये आपको रिवीजन में बहुत आसानी करेंगे। यकीन माने, आज मैंने पूरी वर्कशॉप ली है IFRS 9 की, और वो वर्कशॉप मैंने ली सिर्फ समरीज की बेस पर है। मतलब समरी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बच्चों को मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिख के बताता, 6 घंटे में पूरा 70 घंटे का टॉपिक कराना था, सही है। तो उसको मैंने क्या किया है, समरीज की सूरत में कॉन्सेप्ट्स दिए। तो एक समरी वाला हैंडआउट आपके पास होगा, इसके अंदर बातें होंगी, और इसके बाद जो है हमने कहा हमें सर एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सर क्या हम स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड लेने की जरूरत है, जरूरत है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने जब ये शुरू किया ना CA फाइनल पढ़ाना, तो मैंने अपने उन स्टूडेंट्स से जो कि पहले पढ़ रहे थे, उनको मैंने पूछा किस चीज की कमी महसूस होती है। उन्होंने कहा सर एक चीज की कमी महसूस होती है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा सर एक तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी हरकतें क्विज वाली नहीं है। मैंने अभी क्विज वीक बनाने की सोची दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, आप यकीन माने मैंने 2 क्विज डाले ग्रुप पे, और मैंने बच्चों को कहा कि मुझे करके भेजो, एक भी बच्चे ने नहीं भेजा। मैंने उनको इंडिविजुअल मैसेज, हमने बेटा क्विज नहीं कर रहे, बोला सर यहाँ पर नॉर्मल क्लासें कवर नहीं हो रही, क्विज कहाँ से कर पाएंगे, तो आप क्विज नहीं देते। हाँ क्विज, अगर ये एक चीज मैंने सोची है कि अब से टॉपिक के साथ साथ हर जो है 6ठी क्लास बना लेंगे, उसमें एक क्विज रख लेंगे छोटा सा 1 घंटे का, उसको क्लास में जैसे FR2 में वो करेंगे। दूसरा बच्चों ने कहा सर हमारे जो सीनियर्स है ना, उन्होंने पढ़ा हुआ है, एक बड़े लेजेंडरी टीचर हैं, अल्लाह उनकी जो है उम्र में बरकत दे, वो पढ़ाते नहीं है, अब वो शायद आई थिंक कनाडा शिफ्ट हो गए, सर काजिम अब्बास साहब, बहुत लेजेंडरी टीचर है आपके, अगर भाई हैं उन्होंने भी शायद उनसे पढ़ा हुआ, वो स्टैंडर्ड से पढ़ाया करते थे, काजिम अब्बास साहब। बच्चे कहते सर हम पेपर में हमारे सीनियर्स जो है ना वो स्टैंडर्ड खोल लेते हैं। यकीन मानो ये सर आसान की समरीज पेपर के बाद तुम्हें पता भी नहीं होगा कहाँ होगी, लेकिन स्टैंडर्ड तो IK वो है ना, तुम्हें उससे मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन उससे हम फुल टाइम पढ़ नहीं सकते। मैं स्टैंडर्ड आखिरी क्लास में जरूर खुलवाऊंगा, मैं आपको कहूंगा आप लेकर आए, लेकिन उससे हम पढ़ क्यों नहीं सकते सर? एक तो उसकी जबान मुश्किल है, हाँ ये तुम्हें पता होगा कि यार ये चीज़ यहाँ लिखी है, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर उसमें हम पढ़ने गए ना तो मसला ये होगा कि सर हम प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर टीचर समरीज से कराते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में आपको आखिरी की 1-2 क्लासेस में बताऊंगा। IFRS 9 में भी अभी हमने क्या कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये पता करना जरूरी है। पेपर पास कराने के लिए समरी है, लेकिन स्टैंडर्ड में तुम्हें ये खोल के आना चाहिए। कल आपको शर्मिंदगी ना हो, बच्चे कहते हैं सर हमने तो कभी स्टैंडर्ड खोला ही नहीं, सही है, जिन्होंने कभी बोला सर अब वो स्टैंडर्ड खोलते हैं हमें पता ही नहीं होता ये क्या चीज़ है, कहाँ से बातें, तो आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड ले लें, अभी थोड़ा रुक जाए, दिसंबर अटेम्प्ट होगी, रिजल्ट आएगा जनवरी में, कुछ सीनियर्स होंगे उनका पर्चा निकल जाएगा, उनसे ले लें, सही है, वरना फिर महंगे हो गए 2600-2700 के स्टैंडर्ड है, सही है, 2950 के, सही है, इसमें 2900। और अगर आप जो है लेना चाहते हैं आप ले लें, सही है, लेकिन आप ले लें तो इंशाल्लाह वो काब हो जाएगा। चलें सर, अब मैं आऊँगा समरी के ऊपर। स्टैंडर्ड आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो मेरा बच्चा ना लें। पेपर में मेरी एडवाइस है कि लेकर जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ कहीं भूल गए, डिस्क्लोजर भूल गए तो हेल्पफुल हो जाएंगे स्टैंडर्ड्स। तो अब आपके पास एक समरी वाला हैंड आउट है, और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं सर, स्कोप पूरा सवाल गलत हो सकता है। यहाँ पे तुमने एक चीज की अकाउंटिंग कर दिया IFRS 15 के हिसाब से, पता चला स्कोप में ही नहीं था, सही है सर। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। इस समरी को आपने लिखना है लास्ट डे रिविजन, इस समरी को आपको लिख देना है लास्ट डे रिविजन। मैं समरी को अपने पास खोल रहा हूं बच्चों, 1 मिनट दो मुझे। अब आए सर, समरी आपकी आंखों के सामने है, नजर आ रही होगी। और सर यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने IFRS 15 के FAR1 वाले MCQs भी डालें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जल्दी से बिल्ड करा दें। सर देंगे सबसे पहले समरी में लिखा हुआ आ रहा है IFRS 15 सुपरसीड्स, कितनी चीजों को सुपरसीड्स कर रहा है? 6,
ये सब लिखी हुई है। अच्छा आप बड़े गौर से सुनना, इसका मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल पहलू भी बताऊं। एक दफा मुझे एक बच्चे का सपोज फोन आया, उसने कहा सर एक कंपनी, हम उसके अकाउंट्स वगैरह देख रहे हैं, उसकी एक पुरानी एडजस्टमेंट है, उसमें IFRS 15 की नॉन कंप्लायंस है। मैंने कहा अच्छा, एडजस्टमेंट मैंने देखी, मैंने कहा ये अकाउंट्स किस पीरियड के? वो अकाउंट्स थे 2015 के। किसके थे? 2015 के। सर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हुआ है 1 जनवरी 18 को। कब एप्लीकेबल हुआ है? 1 जनवरी 18 को। अब अगर इससे पहले किसी कंपनी ने 2015 में अकाउंटिंग की होगी, किसके हिसाब से की होगी? तो तुम्हें ये बातें पता हो कि सर इससे पहले ये थे इसका, तो अगर तुम किसी कंपनी की चीजें वेरीफाई कर रहे हो तो मेरा बच्चा तुम्हें ये बात पता हो कि भाई मुझे 2018 से पहले की अगर ट्रीटमेंट्स देखनी है तो तुम्हें IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना पड़ेगा, वो इस चीज के बारे में क्या कहता था। सही है सर, तुम्हें डायरेक्टली नहीं सर। उसने बच्चे ने कहा सर गलत किया हुआ है। मैंने कहा बेटा गलत नहीं है, 2015 में IFRS 15 का वजूद ही नहीं था। जब नहीं था वजूद तो कंपनी किसके हिसाब से अकाउंटिंग करती? तो ये देखो कि IAS 11 के हिसाब से उसने सही किए तो तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी, ये बात पता हो कि किससे हो। सही है सर। अब आते हैं आगे, और इस शख्स ने हमसे क्या कहा? अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। इसने कहा अप्लाई होगा ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। अब सर यहां पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सब इसी समरी के आखिरी पेज पर आ जाओ। पेज नंबर 7 पे कुछ टर्म्स मैंने डिफाइन करवा दिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An agreement between two or more parties that creates enforceable, वर्ड को अंडरलाइन करो, enforceable rights and obligations। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations। अब सुनना प्रैक्टिकल एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टियां जरूरी हैं। आप अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपने बेशक जिंदगी में अपने साथ बहुत सारी आज तक कमिटमेंट की होंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपने पूरी, क्योंकि आपका अपने साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना सर, लेकिन दो या उससे ज्यादा पार्टी, यहाँ पे एक मतलब इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब इसको जरा सुनना सर। इस वक्त क्या केएनएस और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है? जिन्होंने फीस पे की उनका है, जिन्होंने फीस पे की उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भाई आप अगली क्लास से नहीं लेना है, केएनएस ने आपको डेमो अलाउ किया है, सही है, सही है। केएनएस अभी कह दे कि भाई हमें एफएफआर का बैच ऑफर नहीं कर रहे, केएनएस भी आपको कह सकता है। किसी का किसी के ऊपर कोई राइट या ऑब्लिगेशन नहीं है इस वक्त, सही है सर। लेकिन एक दफा जब आपने फॉर्म फिल करके फीस जमा करा दी, अब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। एक और बात सुने, इस वक्त शहर में बहुत सारे दस्तरखान खुल गए हैं ना सर। अब मुझे बताएं क्या वो सैलानी वाले, उन्होंने भाई एक जगह कहा हुआ है कि हम आपको दिन के 50 जो है देगे पहुंचाएंगे। सपोज करो उन्होंने दारुल सुकून वालों को कहा हुआ है दिन की 50 देगे हम आपको पहुंचाएंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? उन्होंने अच्छा उन्होंने लिख कर दिया हुआ है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इन्फोर्सेबल, भाई सामने वाली पार्टी जो है ना दारुल सुकून वाले, वो सैलानी वालों को कुछ पे नहीं कर रहे, इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है। सैलानी वाले बोल रहे हैं भाई कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, हमने तो आपसे लिख के दे दिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीजें? दो से ज्यादा पार्टी तो अंडरस्टूड है, इन्फोर्सेबल राइट्स भी हो और ऑब्लिगेशन। हर पार्टी के पास राइट भी और हर पार्टी के पास ऑब्लिगेशन भी हो, वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। सही है सर। अब आगे आता हूं, कॉन्ट्रैक्ट तुमने पढ़ लिया, अगली चीज पढ़ा रहे हैं कस्टमर। अ पार्टी दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज दैट आर एन आउटपुट ऑफ द एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अंडरलाइन करो, दैट आर आउटपुट ऑफ द एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज फॉर, इन दोनों को अंडरलाइन करो। अब ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, बड़े गौर से सुनना। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर कौन होता है? कस्टमर जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज खरीदता हो, जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट खरीदता हो, वो क्या होता है? कस्टमर।
सर केनेस के आप लोग कस्टमर हैं? हाँ है भाई। आप केनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? टीचिंग सर्विसेज ना, इसके आप कस्टमर हैं। सर एक बंदा है जो केनेस के जितनी भी पुरानी कुर्सियां होते हैं वो लेकर के जाता है, एक बंदा है जो कि एसी केनेस का पुराना लेकर के जाता है, क्या वो केनेस का कस्टमर होगा? नहीं। अगर वो कस्टमर नहीं है तो वो IFRS 15 के एम्बिट से बाहर है। IFRS 15 कहता है मैं बात किससे करता हूं? कस्टमर से। इसने कहा मैं तमाम, तो अब कस्टमर समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कस्टमर मतलब जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट हो। सही है सर। केनेस अभी बाकी कुछ भी करे, कल कला को केनेस बोले हम छत पे तो खैर छोड़ो, ऑडिटोरियम 1 में कॉन्सर्ट करा रहे हैं, वो जो कॉन्सर्ट लोग लेने आएंगे वो केनेस के कस्टमर्स नहीं होंगे। सही है सर। तो हमने कहा कस्टमर कौन होता है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का जो आउटपुट ले। डेफिनेशन समझते जाएंगे। अब कह रहा है तमाम ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा एक्सेप्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट। इसने कहा भैया लीज पे मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगे। इसने कहा नहीं, लीज के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, IFRS 4 पढ़ेंगे, इनके ऊपर भी अप्लाई। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना कि आपको एक लाइफ प्रीमियम वगैरह दे रहे हैं, लाइफ वो नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन, अगर किसी कंपनी के आप डिबेंचर वगैरह खरीदते हैं उन पे भी ये नहीं होगा, वहां पर भी आप कुछ कमाते थे बट वो इसमें नहीं आएगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सचेंजेस बिटवीन एंटिटीज इन सेम बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल्स। क्या मतलब सर? वही बात जो मैंने अभी आपको बाल्टर वाली एग्जांपल दी थी, इसने इसको एक अलग तरीके से कैटर किया। वो कैसे बताऊंगा। इसने कहा अगर दो कंपनीज हैं जो है वो आपस में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कर रही है, दूध इन्वेंट्री को एक्सचेंज कर रही है, इसने कहा उसको मैं अपने अंडर कवर नहीं करूंगा। उसने उस ट्रांजैक्शंस का ही बिल्कुल तरीका ही चेंज कर दिया, वो आगे जाके पढ़ेंगे। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? अब सर इंटरव्यूज में सवाल होता है कि भैया IFRS 15 में क्या चेंज आया? सही है। तो पहला सवाल आपने बताना है कि इसमें 5 स्टेप मॉडल आ गया। अब 5 स्टेप मॉडल पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा नॉर्मल एग्जांपल से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। सर इस वक्त केएनएस में आप आए और आपने कहा यार मैं FFR में एडमिशन ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं FFR में एडमिशन ले रहा हूं। आपने फॉर्म फिल किया, हमने कहा KNS और स्टूडेंट्स। सही है। KNS ने कहा आप हमें दे दें, सपोज करो 20,000 जो भी फीस है। हमने कहा 20,000 रुपए की आप हमें फीस दे दें। अब इसमें हम आपको 2 काम करेंगे। एक तो आपको फिजिकल एक्सेस मिलेगा क्लासेस का, आप फिजिकल आए, कोई आपको गेट पे रोक नहीं सकता। दूसरा हमें पता है आप CA फाइनल वाले बच्चे हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, हर क्लास का एक पोर्टल एक्सेस मिल जाएगा। सही है? सही है भाई। आपने KNS को फीस दे दी 20,000 रुपए, एग्रीमेंट आपका हो गया फिजिकल। अब क्या हुआ? अगले सपोज करो 10 मंथ्स क्या चली? क्लासेस चली। अगले 10 मंथ्स क्लासेस चली, 10 महीने खत्म होंगे तो KNS कहेगा ट्रांजैक्शन एंड्स, और हमने क्या कर लिया? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। अब सुनना, मैं इसको डालूंगा 5 स्टेप मॉडल में। पहली चीज, KNS और स्टूडेंट का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने जो फॉर्म फिल किया वो आपका और KNS का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। IFRS 15 का पहली चीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो। दूसरी चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो। सब लिखा हुआ, कॉपी नहीं करना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? कि भाई आप पैसे किस काम के बदले में ले रहे हो। KNS ने कहा हम टीचिंग सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, और हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पे 2 हो गई। एक बच्चे को फिजिकल एक्सेस देना, दूसरा रिकॉर्डिंग। फिजिकल एक्सेस देना, दूसरा रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस देना। KNS ने कहा ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि फिजिकल आएगा तो भी बैठेगा, हम इसको फिजिकल क्लासेस का भी एक्सेस देना है। बोले मुझे बाद में एक चीज देखनी है, रिकॉर्डिंग भी। सर ट्रांजैक्शन प्राइस, तीसरी चीज, किस प्राइस पे तो काम कर रहे हो? 20,000। चौथी चीज हमने कहा आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है। अब ये KNS को एलोकेट करना है कि यार ये जो 20,000 है इसमें से फिजिकल क्लासेस का कितना होगा और रिकॉर्डिंग का कितना पोर्शन होगा। सही है सर। फिजिकल क्लासेस में हम कितना रिकॉग्नाइज करवाएं, मतलब कि फिजिकल क्लास में इतना आया है, रिकॉर्ड। अब जैसे आप में से एक बच्चा आया,
उसने कहा सर मुझे तो रिकॉर्डिंग चाहिए ही नहीं। सर साजिद के पास रोया, उसने कहा मुझे फीस कम करने। सर कहा अच्छा ठीक है भाई, तुझे रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए ना, तो वो उसको मैं फीस कर दूंगा 18,000 रुपए। सही है। तो अब केएनएस को ये एलोकेट करना है कि फिजिकल में कितना गया, रिकॉर्डिंग में कितना गया, फिर केएनएस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। कितने महीने में रिकॉग्नाइज करेगा? अब सर ये जो 5 स्टेप से ट्रांजैक्शन गुजरी है ना, पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्टेप परफॉर्मेंस, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप एलोकेशन ऑफ, पांचवा स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। ये 5 स्टेप मॉडल कहलाता है। इसने कहा हर ट्रांजैक्शन को तुम पे फर्ज है कि किस स्टेप से गुजारो, 5 स्टेप से गुजारो। लेकिन सिर्फ 5 स्टेप कहने के हैं, इन 5 स्टेप्स के अंदर 60 एग्जांपल्स छुपी हुई हैं। कितनी एग्जांपल्स छुपी हुई हैं? 60 एग्जांपल्स। तो चलें सर आए, मैं आपको बता रहा हूं ये 5 स्टेप्स का है। आ जाए, ये देखें 5 स्टेप मॉडल। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ a principle based 5 step model. Step 1, identify the contract. Step 1 में आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट को। Step 2, identify परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। उर्दू में अपने पास लिखते जाना, वो काम जिसके बदले पैसे मिले। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? वो काम जिसके बदले में पैसे मिले। केएनएस की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? तुम्हें टीचिंग सर्विसेज देना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? टीचिंग सर्विसेज देना। किस फॉर्म में देना? फिजिकल भी देना और रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देना। फिजिकल भी देना और रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देना। ये भी रख ले। सर फिर आगे बढ़ा मैं, फिर मैंने कहा कि जो है तीसरी चीज, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन, किस पैसे की मद में देना, वो भी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन दी, इसको एलोकेट भी करना। और पांचवी चीज, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज एन एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस। ये 5 स्टेप है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने को 5 है, इनके अंदर शरारतें बेशुमार हैं। चले मेरा बच्चा, अब मैं आऊंगा और आपके सामने रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ूंगा और फिर कुछ हम सवालात देखेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर तो हो आए। चले सर, अब मैं आया और आखिरी पेज पर आ रहा हूं। आखिरी पेज पे सबकी तवज्जो इधर, यहां से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने लगा हूं। डेफिनेशंस पढ़ लेंगे हम। कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर, ये हमने पढ़ लिया। तीसरी डेफिनेशन पे आ रहा हूं। रेवेन्यू में क्या कह रहा है? इनकम अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एन एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अंडरलाइन करें सर, सुनिएगा। केएनएस टीचिंग सर्विसेज भी देता है, केएनएस कुर्सियां भी बेचता है, केएनएस ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर मार्केट में, उससे भी पैसे आते हैं। पैसे डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, फीस से भी आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट से भी आ रहे हैं और टीचिंग सर्विस। सर इनमें से रेवेन्यू क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ टीचिंग सर्विसेज। अगर इसके अलावा कहीं और से केएनएस के पैसे आ रहे हैं, उसको हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे, उसको हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे। क्या ये बात हमें क्लियर है? पक्की बात है। चलें सर, तो हमने कहा केएनएस की टीचिंग सर्विसेज वाला रेवेन्यू क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू। सर उसके अलावा कहीं से कुछ भी कमाए पैसे दिए होगा? नहीं। हमने कहा नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा। चलें सर, अब आ जाए दूसरा हैंडआउट जो अभी मैंने आपको दिया। दूसरा वाला हैंडआउट जो अभी मैंने आपको दिया है, फिजिकल वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको स्टैंड नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये एफएआर 1 लेवल के एमसीक्यूज हैं, बट कॉन्सेप्ट्स मेकिंग के लिए अच्छे हैं। सही, क्विकली इनसे हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। आ जाए एमसीक्यू नंबर 1। ये वैसे तौहीन है, आप लोग माशाल्लाह जिस लेवल पे हैं, कैफ पास करके आपको पढ़ाना, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। Which of the following is not one of the 5 steps for recognizing revenue according to IFRS 15? A, B, C, D. हमने कहा सही जवाब क्या है? बी। सही जवाब क्या है? बीटा। ऐसा ही है सर। चले सर, अब आ जाएं।
एमसीक्यू नंबर 4 पे आए। एमसीक्यू नंबर 4, River Limited has prepared its draft financial statement for the साल ended 30 September 2014। 30 सितंबर 2014। एमसीक्यू नंबर 4, जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको जाना पड़ेगा हैंड आउट जो हमारा IFRS 15 दिसंबर 22 से जून 23 वाला, उसके पेज नंबर 3 पे। सही है सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम जब HD कैमरा से कर रहे हैं तो आपको शायद हैंड आउट नजर ना आए। तो ये कह रहा है स्क्रीन शेयरिंग नजर ना आए। रिवर लिमिटेड जो है इनका क्या क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग इन रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। अब बताएं आप इनमें से कौन सा रेवेन्यू में आना चाहिए। ABCD आप बताएंगे। पहले मैं कह रहा है एजेंसी सेल्स ऑफ 2.5 मिलियन ऑन विच RL इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। हमने कोई एजेंसी सेल्स की है, 2.5 अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, हमारे सिर्फ 10% बनते थे। सेल्स प्रोसीड ऑफ 20 मिलियन फॉर मोटर व्हीकल विच वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय RL। हमने कहा RL ने मोटर व्हीकल को अपनी बेची है, ये है। सेल्स ऑफ ₹15 मिलियन ऑन 30 सितंबर 14, द अमाउंट invoiced to and received from the customer was 18 million, which includes 3 million for ongoing services work to be done by RL over next 2 years. Or D, sale of ₹20 million on 1 October 13 to established customer who with agreement will make future payment on 30 September RL as a cost। इनमें से इसने कहा बताओ कौन सा करेक्टली इंक्लूडेड है। ABCD। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग तो अब इतनी नॉलेज तो तुम्हारी मतलब उम्मीद करता हूं कि सही जवाब है C। सर A क्यों नहीं, क्योंकि भाई तूने पूरा 2.5 रिकॉर्ड कर लिया है। B क्यों नहीं, अबे मोटर व्हीकल की सेल्स है भाई, तुम्हारा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। C क्यों, तुमने सही रिकॉर्ड किया, 15 अभी रिकॉर्ड किया, 18 था, 3 सर्विसेज के बाद में रिकॉर्ड करते जाओगे। D क्यों नहीं, तुमने सारा का सारा आज कस्टमर ने क्या है तो रिकॉर्ड कर लिया है। सही है सर, तो हमने कहा ये इस किस्म के MCQ से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। अब आऊंगा सर, सही जवाब था C फॉर चार्ली। अब आ जाए ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर, एक्सक्लूडिंग, अंडरलाइन करो, excluding amounts collected on behalf of third parties, excluding amount collected on behalf of third parties। अब बड़े गौर से सुनना मेरा बच्चा, हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजैक्शन प्राइस की। हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन प्राइस की। इसने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस जो है उसका एक सिंपल सा इसने हमें एक फॉर्मूला बता दिया। अभी ट्रांजैक्शन प्राइस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताया अमाउंट कलेक्टेड, इसमें से आपने क्या लेस कर देना है, कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज, ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज के बिहाफ पे अगर आपने कुछ कलेक्ट किया तो भैया उनको कर दो माइनस। ठीक है सर। अब सर ये थर्ड पार्टी के बिहाफ पे मैं क्या क्या कलेक्ट कर सकता हूं, पाकिस्तान की बात करूं, सेल्स टैक्स। भाई मैंने 100 रुपए की चीज थी, मैंने अगली पार्टी को बेची कितने में, 117 में, 17 रुपए का सेल्स टैक्स लगा के। उसूलन मुझे एंट्री बनानी चाहिए बैंक डेबिट 117, रेवेन्यू 100 और 17 रुपए सेल्स टैक्स पेएबल। कितना, अब मैं इस पूरे को अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं ना सर, ये यही कह रहा है कि तुम्हारे पैसे कितने, 100। सही है, ट्रांजैक्शन प्राइस यहां पे कितनी थी, 100। ट्रांजैक्शन प्राइस के आम अल्फाज में वो काम जिसके करने के तुम्हें पैसे, वो पैसे जो तुम्हें कोई भी काम करने के मिले उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है सर। टैक्स की एक एग्जांपल लोगे, दूसरी बताओ। हाँ, कमीशन, अभी देखा ना कमीशन, तुम एजेंट थे। सही है सर, कमीशन आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप
एक टूर ऑपरेटर के ब्याह पे कराची में काम करते हैं, आपने लोगों को बोला हुआ मेरा अपना टूर ऑपरेटर एजेंसी है, आपकी अपनी नहीं है। आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, उसको देते हैं और अपना कमीशन। अब अगला बंदा समझ रहा है आप ही एजेंसी, आप असल में एजेंसी नहीं, आपका पीछे किसका एग्रीमेंट है, दूसरा असल में। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं भाई कराची में मैंने काम पकड़ा, एक 20 का अगले पार्टी को मैंने कोट किया है, तूने मुझे 100 कही थी, 20,000 मेरा क्या है कमीशन है। अगली पार्टी आपको समझ रही है कि शाहजैन जो है ये जो है टूर ऑपरेटर इसकी कंपनी है, ये सिर्फ कमीशन खा रहा है, मलाई खा रहा है, तो इसने 120 लिए, 100 रुपए जो दूसरे को दे दिया, इसका रेवेन्यू क्या है 20। अब सुनना एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। हमारा एक क्लाइंट है, उसने आम आदमी को बहुत बेवकूफ बनाया, नाम नहीं लूंगा, उसने आम आदमी को बहुत बेवकूफ बनाया। उसने क्या किया भाई, उनका सेटअप ही ये था, वो कमीशन एजेंट थे, उन्होंने कहीं अपने आप को यूं डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ टैक्स में बताया ताकि रेवेन्यू कम हो। बाकी आम आदमी को फिजिबिलिटी बनाते थे, क्या करते थे, हमारी सेल्स ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। वो क्यों, वो 120 रुपए की जो सेल्स करते थे ना, तो उसमें से उनके कितने होते थे, सिर्फ 20 रुपए। 100 रुपए क्या होती थी कॉस्ट, तो वो अपने पीएनएल में क्या करते थे, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते थे अपनी कमीशन को। इससे फायदा क्या होता है सर, देखिए यही तो आपको रोकना है, इससे फायदा क्या होता है। अच्छा वो क्लाइंट क्योंकि कंपनी नहीं था, पार्टनरशिप था, तो वो ये काम कर रहे थे। अब कंपनी था तो हमने उनको रोक दिया, हमने उनको पहले रोका, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार वो देखेंगे, हमने नहीं रुक जाओ, और अभी एक इन्वेस्टर ने भी रोक दिया। इससे फायदा ये होता है, आजकल दुनिया भर का मॉडल है, तुम लोग जो नौजवान नस्ल तुम्हें पता है, स्टार्टअप कल्चर, वो कहते हैं रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, इतना बड़ा हाथी कर दो कि अब अगले की इसमें दिल आ जाए, बोले यार इसमें बहुत पोटेंशियल है, वो तुम्हें इससे खरीद ले और जाओ। अभी प्रॉफिट को नहीं देखो, आजकल दुनिया भर का मॉडल क्या है, इनिशियली प्रॉफिट को देखो ही नहीं, रेवेन्यू बढ़ाओ। उबर ने यही किया पाकिस्तान में, करीम ने यही किया। मतलब रक्षा 150 रुपए लेता था, उबर 100 रुपए में लेकर जा रही थी, करीम 100 रुपए में लेकर जा रही थी। करीम जब तक चली पाकिस्तान में लॉस में थी। क्यों लॉस में थी, करीम का फोकस था रेवेन्यू बनाना। फूड पांडा, अबे घर पे तुम्हें इतना जो है नहीं बचता होगा खाना बनाने में जितने पे वो देता था। भाई फूड पांडा ने जो डीले वीले दी और तुमने खूब बटोरी, है ना सर। वो क्या था, फूड पांडा का पॉइंट क्या था सर, कस्टमर बेस, रेवेन्यू जनरेट करो, अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि इनको आदत लग जाए। करीम का क्या था, रेवेन्यू बढ़ाओ। अब इसका भी यही, अच्छा इत्तेफाक से जो क्लाइंट है ना, ये भी जो है लम्स का है, और ये सारे लम्स वाले बच्चों का यही काम है, स्टार्टअप खोलो, रेवेन्यू बढ़ाओ, बेच के निकल जाओ, नया स्टार्टअप खोलो। सही है। बोला अब करीम ने भी यही किया। बोला भाई करीम लॉसेस में थी, उसने कहा उबर को बेचना, बाकी उबर जाने वो जाने। हमने कहा तुझे कस्टमर बना के दे दी, अब तू उससे कैसे कमाना ये तेरे ऊपर है, तू प्राइसेस बढ़ा दे, तू कॉस्ट कम कर, तुम बड़ी कंपनी हो। इसका भी यही मॉडल है भैया, रेवेन्यू। तो ये क्या 2 नंबरी कर रहा है, ये कमीशन है, ये रेवेन्यू पूरा बताता है जैसे मैंने टूर करवाया है, हालांकि ये है कौन, कमीशन एजेंट। आम आदमी बेवकूफ बन रहा था, एक पढ़ा लिखा इन्वेस्टर टकरा गया, उसने मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा देखो यार आप ये फिजिबिलिटी बना के दे रहे हो ना उसको, ये आम आदमी नहीं, ये बेचारा इंजीनियर नहीं है, ये अकाउंट्स का बंदा, ये पकड़ लेगा। उसने कहा नहीं मैं घुमाऊंगा। लम्स वाले बच्चे को क्या था, कॉन्फिडेंस था। उसने अगले दिन सवाल बोला भाई तेरा तो रेवेन्यू ये 20 रुपए, तो 120 क्या बोल रहा है। उसने वहीं पे प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट। उसने कहा भाई मुझे इन्वेस्टिंग नहीं करना तेरे बिजनेस में, तुम तो ये बेवकूफ बना रहे हो। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा, स्टैंडर्ड ने भी कहा कि भैया जो अमाउंट किसी और के ब्याह पे कलेक्ट किया उसको निकाल दो, उसको क्या करो, निकाल दो, वो तुम्हारा रेवेन्यू नहीं है। जी बेटा, इसको कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ एसेट, बिल्कुल ऐसा ही है। अब रेवेन्यू बढ़ाना, आजकल ये दौर है, तुम देखोगे ये लम्स वाले बच्चे यही कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं लम्स वाले बच्चे। एक तो ये काम करते हैं, सही है, दूसरा पता है क्या काम कर रहे हैं, यूएस एड, उसको बोलते हैं पाकिस्तान के लिए तुम क्या काम कर रहे हैं भाई, आओ देखो। अबे भाई करोड़ों रुपए की ये मतलब बोलते हैं, तुम अकाउंटेंट पागल हो, मैं जानता हूं भाई। यूएस एड निकाल दी 5-5 करोड़ की, कुछ तो ये वाला भी ले चुका है यूएस एड। उसने कहा पाकिस्तान के लिए भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूं टूरिज्म को, यूएस एड दे दी उसको 4 करोड़ रुपए की। एक छोटा सा यार फुल लॉसेस में, क्लाइंट तो खैर नहीं मैं कहूंगा, वो एक जानने वाला ही मेरा दोस्त है, उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया ओए लेवल्स के लिए, उसके भी मार्केटिंग कर रहा है, उसने यूएस एड के लिए अप्लाई कर दिया। बोले यार पाकिस्तान में तालीम फैला रहा हूँ। सही है सर, ये यूएस एड कमा रहे हैं, ये रेवेन्यू बढ़ा के यूएस एड आता है, मार्केटिंग करते, रेवेन्यू बढ़ाते, अल्टीमेटली किसी को बेच देते, इसको कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ एसेट। सही है सर। तो ये काम ये लोग कर रहे हैं
कि भाई तुम ये करना है, अब क्या कर सकते हैं ना सर। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल है, तुम लोग भी ये काम, तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया हो ना, पिच करो, यूएस एड भी मिल सकती है, सही है। और दूसरी तरफ तुम अगर वाकई में ये, और ये बड़ा अच्छा है कि आजकल हो गया स्टार्टअप को प्रोडक्ट बना के बेच दो। करीम वॉज द एग्जाम्पल, और करीम ने कोई 2 नंबरी नहीं की, करीम ने कस्टमर बेस बनाया। बोबर को बोला तू संभाल और तू क्या कर, कॉस्ट कम कर, रेवेन्यू प्राइसेस बढ़ा। लेकिन ये बिल्कुल प्योर शुद्ध हलाल बिजनेस किया है करीम ने। करीम ने कस्टमर बेस चलता हुआ बिजनेस दे दिया ना, प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, लेकिन कस्टमर बेस तो है, अब तुम उसको कन्वर्ट कर लो। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इंशाल्लाह आप में से भी कोई ऐसा निकलेगा। चलें सर अब आ जाते हैं, अब आए इसको जरा चेक करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 पे आ जाओ। वेल लिमिटेड, Whale Limited is an agent who works on behalf of a dolphin, a famous performer. WL has just collected rupees 100 million from a promoter in terms of ticket sales for a recent show done by Dolphin. WL earns commission of 10% in relation to Dolphin's work. कितने की कमीशन करती है भाई? पेज नंबर 2 पे एमसीक्यू सही है, कितने की है जल्दी बताएं। व्हाट इज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर द रिसीट ऑफ 100 मिलियन? देखते ही बता देनी चाहिए तुम लोगों को। तो भाई 100 मिलियन मिले, मेरा सिर्फ 10% है, 90% क्या है किसी और का। सही जवाब क्या है? डेल्टा। सही जवाब क्या है? डेल्टा। क्या हम क्लियर हैं सर? पक्की बात है। चले सर, हमने कहा एमसीक्यू नंबर 7, चीता। तुम्हें देखते हुए सवाल बनाया। चीता लिमिटेड वर्क्स एज एन एजेंट फॉर अ नंबर ऑफ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स अर्निंग कमीशन ऑफ 10%. Sales revenue includes 6 million received from client under these agreements with 5.4 million in cost of sales representing the amount to the contractors. What adjustment needs to be made in revenue in respect of commission sales? बहुत सिंपल है, तो अभी वही क्लाइंट वाली मेथड में अपनी एग्जांपल दी। सही जवाब क्या है इसका? ऑनलाइन वाले बच्चों आप देंगे, आप सर सही जवाब नहीं, ये नहीं है मेरा बच्चा, बी है। क्यों सर? रेवेन्यू 6 मिलियन में से आपको 5.4 मिलियन कम करना है। 6 लाख तो आपका रेवेन्यू है ना, 6 मिलियन का टोटल, तो आपका रेवेन्यू कितना है? 6 लाख। सही है सर, बढ़े आगे। चलें सर, अब हम आएंगे फिर से समरी की तरफ। किसकी तरफ आएंगे? समरी की तरफ हम आ जाएंगे। ये छोटे छोटे चीजें बना के आपके कॉन्सेप्ट पक्के कर रहा हूं। समरी में लिखा नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स, पेज नंबर 1 ऑफ समरी। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों बार बार कह रहा हूं, आपको समरी जो है वो देखनी होगी। पेज नंबर 1 ऑफ समरी नजर आ रहा है? कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स इनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। वही बात जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी रिटन, अंडरलाइन करो, ओरल और implied by an entity's business, customary business practice, customary business practice, written, oral और implied। implied का मतलब क्या है सर? एक्शन से बता दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिटन कॉन्ट्रैक्ट, तुम केएनएस में एडमिशन लोगे, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा, सही है। तुम्हारा निकाह नामा एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, सही है सर। खैर वैसे वहां पर इंप्लाइड भी चल सकता है, सही है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, सही है सर। ये इस्लाम में एक मसला आया, फैक्ट बता रहा हूँ भाई। एक मसला आया, एक लड़के ने एक लड़की को वैसे ही निकाह में बोला, मजाक में कहा दोस्तों में कि मैं तुम्हें अपने निकाह में लेता हूँ, कबूल है? और सामने 2 मर्द हजरात और एक खातून बैठी हुई थी। उसने उनके सामने कहा कबूल है, निकाह हो गया, सही है सर। कोई खुतबा वुतबा जरूरी नहीं है, सही है सर। वैसे ये मैं आपको एक निंजा टेक्निक भी बता रहा हूं, चले आ जाए। तो अब हमने कहा कि सर ये, लेकिन खैर कॉन्ट्रैक्ट रिटन, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। फोन पे आपने एक पार्टी को ऑर्डर दिया कि भैया ये चीजें इतनी है, इतना माल मुझे पहुंचा दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, ये बॉटल्स इतने। ओरल। इम्प्लाइड, कुछ कहे बगैर भी कॉन्ट्रैक्ट
हो जाए। आपने कहा सर मैं फर्म से थका हुआ आया हूं। आप चलते चलते गए कैंटीन में, आपने लेस का पैकेट उठाया, खोला, खाया, जाने लगे। कैंटीन वाले ने कहा पैसे। आपने कहा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कैंटीन वाला बोलेगा भैया ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तू मेरे सामने चिप्स का पैकेट उठा के खोल रहा था, मुझे देख भी रहा था, मैंने भी तुझे देखा, कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? तूने चिप्स का पैकेट उठाया, इम्प्लाइडली मुझे कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहा हूं, मैंने तुझे देखा और रोका नहीं, इसका मतलब मैंने कहा हाँ हो जा शामिल, तू मुझे पैसे भी देगा। सही है सर? तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आजकल दुनिया भर में वो जो अमेजोन स्टोर वगैरह बन रहे, आप जाएं सामान उठाएं, किसी से हराम है पे एक दफा भी बात करें। सही है सर? सामान उठाएं निकल आए। सही है सर? खुद ब खुद चार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या है? इम्प्लाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है बातचीत भी हो। इम्प्लाइड। वेंडी मशीन्स के अंदर स्लिप आते हैं कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं रसीद भी नहीं आती। वेंडी मशीन्स क्या है? एक तरह से आपने कहा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। दुनिया आगे चल गई और याद रखो IFRS 15 के आने की वजह ये थी। अबे भाई दुनिया कहाँ चली गई है? क्रिप्टो के ऊपर स्टैंडर्ड बनने लगा है। अब तक उन्होंने कहा है क्रिप्टो इज इंटेंजिबल, लेकिन उसके ऊपर इख्तिलाफात चल रहे हैं। तो अब क्रिप्टो के ऊपर स्टैंडर्ड बनना शुरू हो चुका है, जो मेरे एक्सपेक्टेड है कि जून तक आ जाएगा। सही है सर? क्रिप्टो के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने लग गया है, तो इसका मतलब दुनिया आगे है सर, और हम कहाँ हैं? हमें देखना है, हम भी इंशाल्लाह आगे बनेंगे। सही है सर? तो आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। अब आते हैं IFRS 15 रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट टू हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। इसने कहा इन ये पांचों बातें होनी चाहिए। पार्टीज अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव। पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया हो। सर क्या अप्रूवल? ओरल होनी चाहिए, रिटर्न इम्प्लाइड भी चल सकती है। अप्रूवल भी इम्प्लाइड। तुम्हें कैंटीन वाले ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए इम्प्लाइड अप्रूवल दी थी, कुछ ना कह के। सही है सर? कुछ ना कह के, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो ये क्या थी? इम्प्लाइड। तो इसने कहा कॉन्ट्रैक्ट जो है अप्रूव होना चाहिए, अप्रूवल जरूरी नहीं लिखी हुई हो। फिर कह रहा है ईच पार्टीज राइट्स टू गुड्स सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। हर पार्टी के राइट्स आइडेंटिफाइड हो। जैसे हमने तुम्हें बताया सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, वहां पर उसके सैलानी वाले के कोई राइट्स नहीं है, वो चाहे तो कर सकता है चाहे तो ना करे। सैलानी वाले भैया के कोई राइट्स नहीं है, राइट्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए। फिर आगे आते हैं पेमेंट टर्म्स फॉर गुड्स सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। पता हो कब पैसे देने हैं, कितने देने हैं। सही है सर? कैंटीन वाले के पास तुम गए, तुमने चिप्स उठाया, तुमने कहा खाते में लिख लेना, उसे कब देगा? उसने कहा देख लेंगे, कभी भी दे देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ। पता हो अगले हफ्ते दूंगा। सही है सर? कैश में ही दूंगा। फिर कह रहे हैं अगली चीज, ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। अब सर ये आज की दुनिया में ना ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है। व्हाट डू वी मीन बाय कमर्शियल सब्सटेंस? क्या होता है? तुक्का लगाओ, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लगाओ। व्हाट डू वी मीन बाय कमर्शियल सब्सटेंस? क्या होता है भाई कमर्शियल सब्सटेंस? हाँ, कुछ फायदा मिलने वाला हो, कुछ हो, उसकी असल में एग्जिस्टेंस भी हो। ओके सर, कमर्शियल सब्सटेंस, मुझे एक एग्जांपल देना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। देखो कभी भी एक और उसूल बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी में जाओ ना तो शुरू के फर्म में भी और शुरू वैसे भी जॉब पे भी जाओ, 4-5 जो इंडस्ट्री में अगर कोई आर्टिकल्स कर रहा हो, कोई है भाई जो इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर रहा है, शुरू के 5-6-7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें जाते ही साबित करना है कि कंपनी को तुम में कुछ है। देखो याद रखो, शुरू की जो परसेप्शन होती है ना वो आगे कैरी होती है। सही है सर?
शुरू की परसेप्शन बनने में 2-3 महीने लगते हैं। मैं एक कंपनी में जॉब पे गया। अच्छा, मैं जॉब पे क्यों गया था, कहानी यही थी कि मैं यूनिलीवर में था। वहां से मुझे लग रहा था टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि यार टीचिंग पे फोकस कर पाऊँ। उस कंपनी में मैं छोटी कंपनी गया था, यूनिलीवर के मुकाबले में लिस्टेड कंपनी थी बट छोटी कंपनी थी। जॉब पे गया, वैसे तो खैर यूनिलीवर का बंदा आ रहा था, यही इंप्रेस करने के लिए काफ़ी था, पर मैंने कहा नहीं यार, मुझे और भी बेनिफिट लेने सही है, मुझे लेट सीटिंग नहीं करनी है, मुझे मतलब जो है ना एक वो है कि भाई अपने टाइमिंग अपने हिसाब के रखने, ताकि कल को सेठ को पता हो ये काम कर देगा। अब सेठ को मुझे फ़ायदा करा के देना था। मैंने गया और मैंने कहा अब मैं ढूंढ रहा था कैसे फ़ायदा हो। मैंने 2 काम किए। पहली चीज़, उस कंपनी में लीज पे गाड़ियाँ आ रही थी। मैंने नियत की, मैंने कहा चलो सवाब भी मिलेगा, सूदी मामला खत्म होगा। मैंने उनको एक वर्किंग बना के दे दी, जो तुम लोग BFD में पढ़ोगे, लीज वर्सेस अपने पैसे से जो है ना। तो मैंने जो है लीज वर्सेस बाय डिसीजन पे आज एक वर्किंग बना के दी। मैंने कहा देखो लीज पे तुम्हें ये नुकसान हो रहा है, लीज पे तुम्हें ये नुकसान हो रहा है, अपने पैसे पे लोगे ये फायदा है। वो वर्किंग मैंने अप्रूव करा दी बोर्ड से, सारी गाड़ियां आने लगी इसमें। पहला काम, बोर्ड तक अपनी रसाई करवाई। दूसरा काम, वो मैं कहता हूँ शायद मुझसे बेध्यानी में गलती हो गई बट खैर। अच्छा, वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस तो करवाई रही थी। उनकी ग्रुप कंपनी थी IGI इंश्योरेंस, और वो इनको बेवकूफ बना रही थी। उस कंपनी के कुल मिला के एग्जांपल कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट से, 3.3 मिलियन हमसे ले रही थी उस कंपनी से, मतलब जहां पे मैं जॉब कर रहा था। और उस कंपनी के एम्प्लॉयज और उनके डिपेंडेंट्स मिला के 500 लोग थे। उनको एक्सीडेंटल कवरेज दे रही थी। कौन सी कवरेज दे रही थी? एक्सीडेंटल, मतलब डिपेंडेंट्स में आदमी, उसके बीवी बच्चे। मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ है, ये चूना लगा रही है ग्रुप कंपनी। क्योंकि मैं यूनिलीवर में रह चुका था, मुझे आइडिया था। मैंने कहा सूदी इदारे को नुकसान पहुंचाते, सही है। मैंने तो इस नीयत से किया, हालांकि मुझे मुफ्ती साहब ने कहा बेटा गलत किया आपने, सही है। फिर भी खैर मैं उस कंपनी में गया। मैंने उनको बताया, इनको बोला ये बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, कम करे। उन्होंने भाई लड़े झगे, इन्होंने कहा हम 3.1 से कम देंगे ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने जुबली वालों को बुलाया, पाक कतर वालों को बुलाया, सबको बुला लिया। मैंने कहा देखो ये हमारे एम्प्लॉइज हैं, पूरी एज होती है, और इत्तेफाक से कंपनी में 80% नौजवान थे। जब नौजवान होते हैं तो पता होता है कि उनके घर पे बच्चे भी होंगे, सही है सर। तो मैंने कहा मुझे अब कवरेज चाहिए जिसके अंदर एक्सीडेंटल भी हो और मैटरनिटी बेनिफिट भी हो। मैंने कहा यार बेचारा एक 50,000 वाला बंदा, 40,000 वाला बंदा, वो मैटरनिटी बेनिफिट उसको होना चाहिए। कंपनी जब इंश्योरेंस के पैसे दे ही रही है, तो मैंने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट भी। और मैंने कहा इतने नहीं होते। लड़ झगड़ के हमने जुबली वाले से 2.6 मिलियन में 500 लोगों का एक्सीडेंटल कवरेज, और ये मैटरनिटी नहीं दे रहा था, जुबली से मैटरनिटी भी ले लिया। जुबली से मैटरनिटी भी हमने बेनिफिट ले लिया। अच्छा, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, फिर जुबली में वो बंदा आया, मैं उसके साथ बाहर गया। मैंने उसको पूछा यार मुझे एक वैसे ही सलाम दुआ की, मैंने अपनी कंपनी के बाहर गेट तक। मैंने कहा जाते जाते एक बात बता, मैंने हिसाब लगा लिया 2.6 मिलियन में तुम्हें नुकसान है। मैंने कहा भाई 80% जवान लोग हैं, 10% के यहाँ पे भी बच्चे पैदा हो गए ना, तुम्हारी तो वाट लग गई कंपनी की, सही है। मैंने कहा फैक्ट है ना भाई। तो मैंने कहा ये कैसे तुम्हें वाड़ आएगा? उसने मुझे बोला यार हमें भी पता है नुकसान है। मैंने कहा मेरे हिसाब से तुम्हें ना साल के एंड में 4 लाख रुपए का नुकसान है, तुमने प्रीमियम 2.6 का लिया है, तुम कम से कम 3 मिलियन पे कर रहे होगे। उसने कहा हमें भी पता है नुकसान है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस था? नुकसान के उनको पता है कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे भी पता है 2.6 के बदले में 3 मिलियन तो इनको कॉस्ट मिलेगी, फिर नुकसान है तो क्या कमर्शियल सब्सटेंस है? कितने लोग कह रहे हैं कमर्शियल सब्सटेंस है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? सर है। क्यों? अब उसने आगे की बात मैं आपको बताता हूं। उसको मैंने कहा तू भाई नुकसान में क्यों कर रहा है? साफ नुकसान है। उसने कहा भाई तुम्हारा जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप में 34 कंपनीज है, तुम आज पहले आए हो मेरे पास IGI को छोड़ के। IGI भी उसी ग्रुप की एक कंपनी थी, लियाकत नेशनल भी उसी ग्रुप की एक हॉस्पिटल है। बोला मैं ये देख रहा हूं तुमको आज अगर सस्ते में अच्छा काम करके दूंगा तो बाकी वो 30 आ जाएंगे, तो मुझे पूरे ग्रुप का काम मिल जाएगा, वहां पर कमा लूंगा। तो सर कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि आपको बेनिफिट की उम्मीद हो, जरूरी नहीं है फौरन मिले। चाहो तो लिख लो, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि आपको बेनिफिट की उम्मीद हो, जरूरी नहीं है कि आपको बेनिफिट फौरन मिले। सर एक और एग्जांपल, मेरे दोस्त है मोबाइल मार्केट में, उनकी दुकान है,
और कुछ एक दो मोबाइल के फोन के सेट्स ऐसे हैं जिसको सिर्फ वही जो है ना इंपोर्ट करते हैं। और अगर कोई नया खिलाड़ी आता है ना इंपोर्ट करने, वो माशाल्लाह सारे पार्टी है, तो पता है क्या करते हैं, उनका फोन है जिसकी कॉस्ट होती है सपोज करो 50,000, कोई नया प्लेयर आता है ना मार्केट में, वो फोन वो बेचना शुरू कर देते हैं 48,000 में। मेरे साथ हज पे था, मैंने कहा यार क्या कर रहा है, 50 की चीज 48 में बेच रहा है। बोलता है करने दे। मैंने कहा क्यों? बोलता है भाई देख मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, मेरे पास पैसा भी माशाल्लाह बहुत है, मैं 50 की चीज 48 में बेचूंगा, सर्वाइव कर जाऊंगा। ये नया कल का बच्चा ये भी इंपोर्ट करा के चीज बेच रहा है, ये 50 की चीज 52 में बेच रहा है, तो ये 52 में बेच रहा है, मैं 48 में बेच रहा हूं, तो मुझे 2000 का अभी नुकसान है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, ये बंदा मार्केट से आउट हो जाएगा। ये सदर की बैठ के दुकान वाला ये काम कर रहा है, सही है सर? तो क्यों, उसको भी पता है यार आज सस्ते में नुकसान में कर लो, फ्यूचर में क्या है फायदा है। तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि बेनिफिट की उम्मीद हो, जरूरी नहीं है इमीडिएट बेनिफिट हो। क्या हम क्लियर है सर इस पॉइंट पे? क्या ये मैंने कंपनी का पैसा बचा लिया? हाँ ये मैंने कंपनी का पैसा बचा लिया। मतलब यार कहते हैं कि आप सूदी मामला तो आप करवा रहे हो ना इंश्योरेंस कंपनी का, एक वो खैर अलग डिस्कशन है, इसलिए ये मैंने कंपनी, अबे भाई सीईओ तो खुश हो गया, सीईओ को जाके मैंने बोला सर ये चीजें हैं, बोलता यार तूने तो अपने पैसे ही निकलवा लिए 1 साल के। बोला एम्प्लॉय भी खुश, बेनिफिट भी। मैंने कहा फिर मेरी थोड़ी सी एचआर वाले से लग भी गई थी ऑफिस पॉलिटिक्स। मैंने कहा ये काम सर मेरा नहीं था, उसका था। मतलब मैंने एक तो पैसा बचाया और एचआर और एडमिन वाले को भी गड़वा दिया। मैंने कहा ये काम उसका था, मैंने किया है, सही है सर? खैर आप सीख जाएंगे। वो एचआर वाले चाचा थोड़ा तंग कर रहे थे, समझ रहे हैं आप? वो एचआर वाले बुजुर्ग चाचा थे, वो कहते थे सुबह 9 बजे। मैं कहता क्या करूंगा 9 बजे आके, आने दो ना 10 बजे, सही है? सीईओ ने कह दिया बेटा आप 10 बजे आओ, 10:30 बजे आओ, वो कहता था 9 बजे आओ। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा चले, तो ये आप सीखेंगे आगे जाके। आए सर आखिरी पॉइंट, commercial contract has commercial substance or and it is probable that the consideration will be, इस बात का हमें हो यकीन कि कंसिडरेशन मिलेगी। ऐसा ना हो सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, अब लग ही नहीं रहा कि पैसे मिलेंगे। सही है सर? लिखा हुआ है इवेल्युएट कस्टमर्स एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे। अगली चीज, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशन, इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो क्या करेंगे? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन आइदर entity's performance is complete and substantially all of the consideration has been collected and it is non-refundable, or the contract has been terminated and the consideration received is non-refundable। अब सुनना, इसने यहाँ पे 2 बातें की, मैं आसान करके बताता हूँ। इसने अगर ऊपर में से कोई भी एक कंडीशन मीट ना हुई तो अगर आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसके अंदर प्रॉपर राइट्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, लेकिन हमने डिलीवरी कर दी। तो हमने कहा अगर हमने अपने माल की डिलीवरी कर दी, राइट्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे, स्टैंडर्ड ने कहा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देते हो। ये बात क्लियर होगी कि स्टैंडर्ड की एग्जांपल से। आ जाए सर, अब आपको मैं दिखा रहा हूं बच्चों, ये अगर आपके पास एमसीक्यूज खत्म होंगे तो इसके बाद एग्जांपल्स शुरू हैं। इसके बाद अगर आप देखें सफा नंबर 11 से एग्जांपल्स शुरू हैं, सही है? अगर आप देखें सफा नंबर 11 से एग्जांपल्स भी हैं, कौन से एग्जांपल कहां किए ये भी लिखा हुआ है। और अगर आप एंड में आएंगे ना मेरा बच्चा, बिल्कुल एंड में, तो मैंने एंड में आखिरी के 2 पेजेस में रीसेंट अटेम्प्ट के सवालात भी डाल दिए, बाकी सवालात कवर्ड हैं। 62 सवालात हैं इसके अंदर। कितने सवालात हैं? 62। 34 तुम एमसीक्यू करोगे। पिछली 3 अटेम्प्ट के खतरनाक वाले जो पिछले 3 सवालात इसके ऊपर आए छोटे मोटे, वो भी करोगे, और बाकी सवालात तो इसमें शामिल हैं। ये सब हम करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा हम एग्जांपल्स को देखते हुए जाएंगे किसमें क्या करना है। आ जाएं, अब आ जाएंगे हम एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी। एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 11। इस किस्म के एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने शायद FR1 में भी करी हुई हो। मिस्टर अवैस
agreed on 1 March 2017 to sell 5 cutting machines to Exoime Enterprises. Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's rights cannot be identified. On March 31, 2017, Mr. Owas delivered the goods and these were accepted by Exoime Enterprises. After 10 days of delivery, April 10, 2017, Exoime Enterprises made the full payment and the payment is non when Owas should record revenue. अब यहाँ पे 3 डेट्स हैं. 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सही है. इसने कहा राइट्स आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए, सही है जी. फिर क्या कह रहा है, 31 मार्च को एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन डिलीवर कर दी, दूसरे ने एक्सेप्ट भी कर ली और 10 दिन के बाद दूसरे ने पेमेंट कर दी. अब यहां पर सवाल है 31 मार्च को रिकॉर्ड करें या 10 अप्रैल को. ऑनलाइन वाले बच्चों कितने कह रहे हैं 31 मार्च, कितने कह रहे हैं 10 अप्रैल. आए सर अब हम पढ़ते हैं समरी क्या कह रही थी, समरी पे आ जाते हैं. रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन आइदर, दोनों में से कोई एक काम हो गया हो. पहला पॉइंट, एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट एंड सब्सटेंशियली एंड का वर्ड है, एंड सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कंसीडरेशन has been collected and it is non-refundable, or contract has been terminated and the consideration received is non-refundable. तो हमने कहा सर इसमें 10 अप्रैल है या 31 मार्च? 10 अप्रैल. क्या है सर 10th ऑफ अप्रैल. क्या हम यहां तक क्लियर हैं? दूसरी एग्जांपल भी करवा देता हूं. कंसिडरेशन रिसीव हो गई और वो क्या हो, नॉन रिफंडेबल हो. क्या हो, नॉन रिफंडेबल हो. एग्जाम्पल ले रहा हूं सर, आपकी शादी हो रही है, मजलूम करते हैं, होगी इंशाल्लाह एक दिन ना. आपकी शादी हो रही है, अब आप गए हॉल बुक कराने, बैंक्वेट. आपने कहा मैं करूंगा मई में शादी, मई 2022 में आपने कहा मैं शादी करूंगा. अटेम्प्ट में अभी टाइम होगा, जो दिन की दिसंबर है, जून वाले नहीं कर सकेंगे. आपने कहा मैं मई में शादी करूंगा और मई आफ्टर रमजान पीरियड, शव्वाल का सीजन है, पैसे बहुत ज्यादा हैं, पैसे बहुत. अब आपने कहा, आप गए हॉल वाले अंकल से, आपने सलाम दुआ के ताल्लुकात अच्छे हो गए. अंकल ने कहा कि भाई देख नॉर्मली जो है ना मई में बैंक्वेट आप ले लें. चलो हमने कहा कहीं भी ले लेते हैं, सस्ते बैंक्वेट का है. चले हमने कहा सकी हसन की तरफ, सकी हसन की तरफ हम 2 लाख कर ले, 3 लाख की जगह 2 लाख रुपए. अंकल ने कहा नॉर्मल रेट. अंकल ने, बेटा तूने इतनी अच्छी बातों से मुझे जो है ना इम्प्रेस किया है, मैं तुझे बैंक्वेट दे रहा हूं. कितने में? 1 लाख में. कितने में दे रहा हूं? 1 लाख रुपए में मैं तुझे बैंक्वेट दे रहा हूं. लेकिन एक कंडीशन अंकल ने लगा दी. क्या? अंकल ने कहा अगर तेरी मई में किसी वजह से शादी ना हुई, पैसे वापस नहीं दूंगा, पैसे वापस नहीं दूंगा, और तुझे मुझे 1 लाख रुपए आज ही देने हैं. 1 लाख रुपए आज ही देने हैं. आपने 1 लाख रुपए अंकल को आज ही दे दिए, सही है. 1 लाख रुपए आपने अंकल को आज ही दे दिए. अभी अंकल ने अपने हिस्से का काम नहीं किया है, आपको मतलब उस दिन हॉल अवेलेबल नहीं किया, किसी भी वजह से आपको फर्म ने सपोज करें सेकंडमेंट पे बेच दिया. आपने कहा शादी होती रहेगी, घूम आता हूं, सही है. 6 महीने के लिए आपको बेच दिया यूएसए पे. आपने मई में कटा दिया. आपने कहा भाई मैं बाहर की करूंगा शादी, सही है सर. आपने कहा मैं आकर शादी करूंगा. मई में आप चले गए, आपने अंकल को कहा कि अंकल वापस पैसे दे. अंकल ने कहा बेटा नहीं, 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें कहे थे वो. अब मुझे बताओ क्या अंकल 1 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मई में? क्या अंकल 1 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मई में? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, मई में हुआ है एक तरह से, सही है. अंकल को तुम्हारी शादी थी सपोज करो 22 मई को, और 1 मई को तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? टर्मिनेट. अंकल को करो अंकल भाई पैसे. अंकल का पैसा तो नहीं दे रहा.
अब क्या 1 लाख का रेवेन्यू? यस सर कर सकते हैं। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है और कोई नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको मिल गया, वो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। एक दफा उसमें सवाल आया था, कोई ICW में एक कॉलेज था, उसने बच्चों से फीस ली, बच्चों से फीस पकड़ ली और 2 महीने बच्चों को क्लासेस दी। उसके बाद वो जो कोर्स था जिसके लिए जॉब के लिए बच्चों को पकड़ना था, हुकूमत ने वो जॉब ही खत्म कर दी। कॉलेज ने तो क्लासेस ले ली थी 2 महीने की बच्चों ने, और कॉलेज ने कहा था फीस भी रिफंडेबल नहीं है, तो फीस क्या करे? रिकग्नाइज। हमको उस कॉलेज पे, हम तो अपनी IA की बात करते हैं जो भी आई और ICAO के साथ हुआ पिछली अटेम्प्ट में, सारे इंस्टीट्यूट्स ने क्या कर दिया? फीसें पकड़ लिया। कि अपने 26 जुलाई को कहा कि सबका 20-25% कोर्स, बल्कि 26 जून को शायद कह दिया 20-25% सबका कोर्स रहता था। लोगों ने क्लासें लेना, बच्चों ने छोड़ दी। इंस्टीट्यूट ने भी कहा भाई जब एग्जाम हो रहा है तो क्लासें क्यों दें? लेकिन इंस्टीट्यूट जब आपसे फीस ली हुई थी उसने कहा था अब हम, मुझे नहीं, आप रिजल्ट के इतने टाइम बाद आएंगे तो कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। नॉन रिफंडेबल फीस थी, क्या इंस्टीट्यूट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है? यस। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, नॉन रिफंडेबल एडवांस मिला है, उसको क्या करोगे? रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर लोगे। क्या हम यहां तक क्लियर है? तो चलिए सर अब क्विकली जो है हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास को। अगली क्लास होगी जुमेरात को, फिर हम उसमें पढ़ेंगे। सर आज की क्लास को हम यहां तक रखते हैं, वैसे क्लास होगी 7 से 9:30। आज की क्लास में क्यों जल्दी खत्म करूंगा? अगर किसी का कोई सवाल हो ऑनलाइन फिजिकल इंडक्शन के हवाले से तो वो सब मैं जवाब दे सकूं। हमने बड़ा सर IFRS 15 आ चुका है, इसने सुपरसीड कर दिया है किसको? रेवेन्यू, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, IFRIC 13 रियल एस्टेट वाला, हमने कहा ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम कस्टमर्स IFRIC 18 और बार्टर ट्रांजैक्शंस। इनको खत्म करके क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ IFRS 15 आ गया है। अब इसने कहा नहीं, लेकिन याद रखना ये अप्लाई कब से हो रहा है? 1 जनवरी 18 से। इससे पहले की अकाउंटिंग के लिए तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा होता नहीं कि देखना पड़े, पुरानी अकाउंटिंग आ गया तो देखना है। फिर आगे बढ़े, हमने कहा, इसने कहा तमाम तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं विद कस्टमर इनके ऊपर मैं अप्लाई होऊंगा, लेकिन इसने कुछ अपनी एक्सेप्शंस भी बता दी। उसमें इसने कहा लीज के ऊपर मैं अप्लाई नहीं होऊंगा, IFRS 9 पे नहीं होऊंगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होऊंगा, और जो ये बार्टर वाली चीजें थी उनके ऊपर मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि उसने उनकी जिंदगी चेंज कर दी। फिर आगे आए, हमने कहा डेफिनेशंस पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज, इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो। फिर हमने अगली चीज क्या पढ़ी? कस्टमर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आउटपुट खरीदता हो। रेवेन्यू वो इनकम जो कि आप किससे कमाते हैं? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से। ट्रांजैक्शन प्राइस वो पैसे जो आपको कलेक्ट हुए हैं, होने हैं, उसमें से वो पैसे माइनस कर दो जो किसी और के, जैसे सेल्स टैक्स, कमीशंस एक्सेट्रा। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा 5 स्टेप रेवेन्यू मॉडल। पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट देखो, दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो काम जिसके पैसे मिले, तीसरा ट्रांजैक्शन प्राइस, चौथा एलोकेट करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस अगर 1 से ज्यादा ऑब्लिगेशन है, पांचवा रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज कर लेना। ये 5 स्टेप मॉडल हैं। पहले स्टेप की गहराई में गए कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसने कहा रिटन, ओरल, इंप्लाइड हो सकता है, उसमें कितनी बातें होनी चाहिए? पहली बात हमने कहा दोनों पार्टीज की अप्रूवल होनी चाहिए। दूसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाइड हो। तीसरा पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। चौथा कमर्शियल सब्सटेंस। पांचवा जो अमाउंट पे किया है वो रिसीवेबल। हमने कहा किसी वजह से कोई एक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो पहले जिसने क्या करना है, इसने कहा अगर तुमने अपना काम कर लिया और ज्यादातर अमाउंट रिसीव हो चुका है और नॉन रिफंडेबल है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। और दूसरा अगर आप जो है टर्मिनेट कर ले हो तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपका क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। हमारी मुलाकात होगी जुमेरात को 6:45 बजे। जिनके फर्म के पहले दिन है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनको नहीं हुआ अभी भी कह रहा हूं टेंशन ना लें। फर्म के पास एक ग्रेस पीरियड होता है आपका, इंशाल्लाह लेट रख के भी फर्म आपको बैकडेट कर सकती है। हायरिंग होगी, अभी जो बच्चे विड्रॉ करेंगे यकीन माने फर्म्स रखेंगी। सही है सर? तो अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखें, अमाल अच्छे रखें। कोई सवाल हो तो पूछ सकता है बच्चों, किसी का भी। नहीं बेटा क्लास का मैंने बताया ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे होगी। हो सकता है जरूरत पड़ने पे एक आध क्लास में और लगाऊं, लेकिन सीजन में 2 कर दूंगा। ठीक है जी? कोई और सवाल? टाइमिंग होगी हमारी क्लास की, रखूंगा 6:45 लीगल फॉर्म होगी, शुरू होगी 7 बजे। 7 बजे शुरू कर दूंगा। फर्स्ट डे फर्म में क्या होता है? पार्टनर गुलदस्ता लिए खड़ा होता है, इस्तकबाल करता है आपका
सर कुछ भी नहीं होता, आप जाएंगे, आपको बिठाए रखेंगे, सीनियर्स जो होंगे वो थोड़ी सी आपको हकारत भरी नजरों से देखेंगे और कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, सब कुछ अच्छा, आपको फर्स्ट डे सिर्फ बताएंगे कौन सा किसका सेक्शन है। ट्रेनिंग वेनिंग होती है, मुझे नहीं पता ट्रेनिंग्स हो रही है फर्म में, तो पहले शुरू में 5-10 दिनों में आपको बताया जाता है फर्म कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। सही है सर, ये चीज़ें होती हैं। फर्ग्यूसन में तो गो ऑडिट के नाम से होती थी, अब मुझे नहीं पता किस नाम से होती है। तो अगर जिनको फर्ग्यूसन में कल से ज्वाइनिंग है, जिनको आया उनको आया हुआ कि किस नाम से ट्रेनिंग हो रही है, बताया कुछ नहीं। चले सर, बेटा बुक नोट्स कौन से, मेरी बुक है वो एक लेनी पड़ेगी, मेरी वैसे कुल मिला के आपको 2 बुकें लेनी पड़ेंगी, और इसके अलावा सिर्फ स्टैंडर्ड्स लेने और कुछ भी नहीं लेना। कोई और सवाल? एएफएफ में बेटा कल रजिस्ट्रेशन है, कल आप जाएंगे, चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपसे फॉरेन से डॉक्यूमेंट्स शायद नहीं मांगे, वो 6-7 दिन का आपको टाइम दे। सही है सर, 6-7 दिन का आपको टाइम देंगे। सही है सर, कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, फिर हम आएंगे फिजिकल की तरफ। चले, कोई सवाल नहीं है, चले हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। जी बेटा, रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी इसकी, इंशाल्लाह कल तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जी सर, बेटा जिसका मैंने शुरू में भी कहा, जिसकी अभी अटेम्प्ट नहीं हुई, मतलब फर्म में नहीं हुआ, या जिसकी जो है अपना क्या कहते हैं कि इको, जैसे बच्चे का सर मेरी इको एग्जाम था तो इस वजह से वो मार्च से होगा तो बाद में होगा, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मेरी एडवाइस है कि आप जो है अभी पढ़ना शुरू करें और कोशिश करें 4 को टारगेट करें। आपके पास 1.5 साल है, आप अपने 6 महीने यूं बचाएं, आप अपने 6 महीने यूं बनाएं कि आप 4 को टारगेट करें। FFR, BFD, BM की क्लास लेने की जरूरत नहीं, खुद निकाल देंगे। FFR, BFD की क्लासेस शुरू करने चाहे तो सही है। BFD की भी अगर 6 महीने बाद भी करें, आपके पास 1.5 साल है तो भी चलेगा। ऑडिट की बार बार कहता हूँ आखिरी के 4-5 महीने में क्लासेस लो, ऑडिट की पहले लेने का अफेक्टिवली इतना फायदा नहीं होगा। सर आ जाए, अब सवालात आ गए कि एक बच्चे का सवाल है PWC के सेक्शंस हम खुद सिलेक्ट करते नहीं। ये 15th लिबर्टी उन बच्चों को दी थी जिनको पिछली दफा जून में हायर किया था और बोला दिसंबर से ज्वाइन करना। सही है सर, ये सिर्फ उन बच्चों को लिबर्टी दी कि तुम्हें उन्होंने मतलब बोला यार तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, तुम्हें रख अभी रहे, बुलाएंगे 6 महीने बाद, लेकिन तुम्हें दे तुम अपनी पसंद का सेक्शन। आम बच्चे को AFF ये लिबर्टी नहीं देता, आम बच्चे को ये नहीं होता। नहीं तो बेटा सारे बच्चे जो हैं अपनी पसंद के सेक्शंस में जाएं, वो कहता है नहीं भाई आप कल जाएंगे, अच्छे से दुआएं करके जाएं, आपको कल पता चल जाएगा आप किस सेक्शन में हैं। ठीक है सर, सेक्शन डिपेंड करता है, सेक्शन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर बैंकिंग में होता है तो बैंकिंग से नॉन बैंकिंग में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बैंकिंग से नॉन बैंकिंग में फिर बड़ा एक रूल होता है कि आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाएं कंपनी के, फिर वहां से आप किसी और में ट्रांसफर करें, तो ये एक मसला होता है। बाकी शायद इतना वो नहीं होता। नहीं बेटा कोई चांस नहीं है कि इको आईके पे एक मार्च से पहले आईके अपने अनाउंस कर दे 1 मार्च को इको एग्जाम्प्ट होगा, तो जिस बच्चे का इको का पेपर था उसने नहीं दिया, उसकी अफेक्टिवली 1 मार्च से पहले वो रजिस्टर नहीं हो सकता। ठीक है सर, लॉजिकली अफेक्टिवली उसकी रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद ही होगी। ठीक है सर, कोई और सवाल नहीं है आप लोगों का? वैसे हो भी तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जुमेरात को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।